नमस्कार बच्चों, जय हिंद। आप लोगों का वापस से हार्दिक स्वागत है। लॉज ऑफ मोशन को और फ्रिक्शन को समझने के बाद अब हम अपने अगले पड़ाव पर चलते हैं, जहां पर आप जानते ही हैं हमें क्या सीखना है। हम यहां पर एक्सप्लोर करेंगे सर्कुलर मोशन को, और फॉर द फर्स्ट टाइम हम लोग ऐसे मोशन को स्टडी करने वाले हैं जो कि कर्व इन नेचर है, मतलब हर पॉइंट के साथ वो अपनी दिशा को बदलता है। और इसी चीज को यदि हमें समझना है तो हमें राइट वे ऑफ एजुकेशन को फॉलो करना है, जिसका एल्गोरिदम अब तक तो आप बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे, जो कि है ऑब्जर्व करना। जितना ज्ञान हम लोगों ने अभी तक प्राप्त किया है उसके जरिए नेचर से कम्युनिकेट करना वाइल ऑब्जर्विंग। आगे का ज्ञान नेचर स्वयं हमें प्रदान कर देगा। तो उसी चीज को ध्यान रखते हुए सर्कुलर मोशन को आज हम एक्सप्लोर करेंगे। बट यहां पे शुरू करते हैं उस चीज से जिस पर हमें फोकस करना है, और वो है कर्व। कर्व मोशन, कर्वी लीनियर कह लो या कर्व मोशन कह लो, कर्व मोशन को एनालाइज करते हैं। और यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात को समझते हैं कि यार देखो, हमें कर्व्ड मोशन का, जहां पर हम अपनी जो मोशन होगा वो कर्व्ड पाथ पे फॉलो करेंगे, उसके बारे में प्रेजेंट टाइम पर हमें कोई जानकारी नहीं है। तो हमें क्या करना है, हमें एक कर्व्ड पाथ को देखना है, उसको ऑब्जर्व करना है, और अपने जो जानकारी हमारे पास है उसके जरिए उससे बात करनी है, और देखते हैं हमें क्या जानने को मिलता है, जिससे हमें पता चलेगा हमारी नीड्स क्या क्या हैं, और उन नीड्स को फुलफिल करके हम लोग इन चीजों को समझेंगे। सर्कुलर मोशन के बारे में अमूमन मैंने एक चीज और नोटिस करी है कि ये एक मेजरली बच्चों के लिए एक फॉर्मूला ड्रिवन चैप्टर बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो चीजें हम कर रहे होते हैं, इधर हमें उसकी जानकारी पहले से नहीं होती है, और जब जानकारी नहीं होती है तो ब्रेन उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं कर पाता है जो फॉर्मूलाज हम यहाँ देखते हैं। एंड इन दी एंड फिर हम लोग चीजों को बस मेमोराइज करके क्वेश्चन सॉल्व करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ही आगे बढ़ते हैं। बट वही काम हमें नहीं करना है, हमें सेल्फ लर्नर और सेल्फ डिपेंडेंट बनना है। सो स्टार्ट ऑब्जर्विंग। तो कर्व्ड मोशन को देखने के लिए हम जो जानते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो मोशन को देखने के लिए हमें क्या चाहिए, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो कि मेजरमेंट का काम करेगा, जहां पर हम लोग मोशन को ऑब्जर्व करेंगे और नंबर्स के साथ एसोसिएट करेंगे। और जब हम नंबर्स के साथ एसोसिएट करेंगे तो नेचर में आने वाले जो ये चेंजेस हैं, या फिर मैं कहूं फ्लो ऑफ नंबर्स को जब हम देखेंगे तो हमें उसके बारे में जानकारी नेचर से मिलेगी। तो हम क्या करते हैं, हम एक ऐसे कर्व्ड पाथ लेते हैं, उसका एक छोटा सा ऐसा जूम्ड वर्जन में अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देखते हैं। तो मैं यहां पर क्या करता हूं, एक कर्व्ड पाथ को फॉलो करता हूं इस तरीके से। ये इसका छोटा सा कर्व का पार्ट है जो मैंने जूम करके यहां पे रखा है। और अब फॉर माई एनालिसिस मुझे हमेशा ये बात एज अ स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू में बोल रहा हूं, ये बात ध्यान रखनी है कि मैं अपने दिमाग का प्रयोग वहीं तक कर सकता हूं, या अपनी नॉलेज का इस्तेमाल वहीं तक कर सकता हूं जितना मेरे पास है। तो मुझे कुछ भी आगे के बारे में सोच के परेशान होने की जरूरत नहीं है, सिंपली जो पता है वो अप्लाई करते हैं। ठीक है। मोशन को एनालाइज करने के लिए हमें क्या क्या पता है, अगर उसकी बात करें तो हमें फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस का पता है, प्लस माइनस डायरेक्शंस होती हैं इसका पता है, और उसी से फ्रेम ऑफ रेफरेंस बना है इसकी जानकारी है। प्लस हमें यह भी पता है कि दो परपेंडिकुलर मोशंस या वेक्टर की अगर मैं बात कर लूं, परपेंडिकुलर वेक्टर्स की, वो दोनों अपना अपना काम इंडिपेंडेंटली करते हैं और वो एक दूसरे के साथ इंटरफेयर नहीं करते हैं। जो एक रिजल्टेंट मोशन होता है, जो रिजल्ट होता है मोशन का, वो उन दोनों इंडिपेंडेंट मोशन के साइमल्टेनियसली होने की वजह से होता है। तो हम इस मोशन को इंडिपेंडेंट वे में भी देखते हैं और इसके पाथ पर भी देखते हैं। सो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एनालिसिस के लिए हमेशा हमें सबसे इजीएस्ट सिचुएशन लेनी चाहिए। पहली चीज, रेस्ट में होगा तो ये पाथ ट्रेवल नहीं कर सकता है, तो एटलीस्ट हमारी बेयर मिनिमम सिचुएशन जो आ जाती है वो है मोशन। तो हम यहां पर क्या करते हैं कि कांस्टेंट स्पीड लेते हैं, कांस्टेंट स्पीड लेते हैं। अभी वेलोसिटी क्यों नहीं बोल रहे हैं, खुद से हमें समझ आना चाहिए कि भैया दिशाएं बदल रही हैं, तो एक पाथ पे अगर हम जा रहे हैं जहां डायरेक्शन बार बार बदल रहा है, तो वहां पर हम स्पीड वर्ड का ही प्रयोग करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो क्या करते हैं, इजीएस्ट सिचुएशन ली, बेयर मिनिमम जो हमारी क्राइटेरिया जहां से हम अपनी इस एनालिसिस की शुरुआत कर सकते हैं फॉर मोशन, तो वो होगी कांस्टेंट स्पीड की। तो अब अगर मैं क्या करता हूं कि मैं यहां पर उस पर्सन को प्लेस करता हूं और इस सर्कल से उसको रिप्रेजेंट करता हूं। अब मैं क्या करूंगा, एक सर्टेन डिस्टेंस लूंगा। ठीक है, सर्टेन डिस्टेंस जो कि उस पाथ पे होगा, उस पाथ पे मैंने ऑब्जर्वेशन के लिए एक सर्टेन डिस्टेंस लिया और कहा कि यहां से यहां तक ये पूरे पाथ पे कांस्टेंट स्पीड से ही गया है। तो एक कहता हूं, एक टाइम इंटरवल टी ले लेता हूं जिस टाइम में उसने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। सेम टाइम इंटरवल में ही मैं वो उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, यानी कि यहां से यहां तक का जो कर्व लेंथ है और ये कर्व लेंथ आपका बराबर हो गया। लॉजिक समझ आ गया होगा। और फिर यहां पे पहुंचा दिया और फिर यहां पहुंचा दिया। ठीक है। अब यहां पे क्या है कि मैंने उस पर्सन के मोशन के 5 पॉइंट्स एज अ रेफरेंस ले लिए। अब सोचो, आपको यहां पर सोचना है
कि यार ये जो मैं कर रहा हूं क्या ये कोई स्टैंडर्ड प्रोसीजर है जो आपको फॉलो करना है? नहीं, लॉजिकली सोचा जाए, अगर इस प्रक्रिया को ऑब्जर्व किया जाए तो मोशन की एनालिसिस की शुरुआत मैं कुछ इसी तरह ही करता। और यहां मैं का मतलब आप हो, मतलब मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं कि यदि आप भी खोजने जा रहे होते तो मोशन की शुरुआत उसके पॉइंट्स के साथ ही देखते कि भैया कितने समय में वो कहां पहुंच रहा है। एनालिसिस की शुरुआत आप किस ज्ञान के साथ करोगे? उसी ज्ञान के साथ करोगे जो आपके पास मौजूद है। ठीक है, तो अब हमने कहा कि ये तो हमने उसके कर्व पे उसकी पोजीशंस को देख लिया। ठीक है, अब जैसा कि मैं जानता हूं ये मोशन है, ठीक है, तो एक्स डायरेक्शन एंड वाई डायरेक्शन का जो मोशन होगा, ठीक है, वो क्या होगा? ठीक है, अपने आप से मैं अगर एक सवाल पूछूं तो अभी तक का कुदरत को ऑब्जर्व करके लिए गए ज्ञान के अनुसार ये दोनों मोशंस एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होंगे, ये अपना अपना काम कर रहे होंगे। और उसी चीज को यहां पे अगर मैं एनालाइज करना चाहूं तो मैं कैसे करूंगा कि भैया मैं एक फिक्स टाइम इंटरवल पे काम कर रहा हूं, फिक्स टाइम इंटरवल पे चीजों को ऑब्जर्व कर रहा हूं। ठीक है, तो पाथ पे ऑब्जर्व किया तो क्यों ना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर भी उसकी पोजीशंस को देखते हैं, क्योंकि एक्स एंड वाई डायरेक्शन के जो मोशंस हैं वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होंगे। ठीक है, और ये क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि यही चीज हमने नेचर को ऑब्जर्व करके सीखी है उन एग्जांपल्स में जहां पर एक आदमी पाइप के अंदर सीधा जा रहा है और पाइप ऊपर जा रहा है, दोनों मोशंस आपस में इंडिपेंडेंट है, बट एक स्टैटिक रेस्ट में खड़े ऑब्जर्वर को वो एक पर्टिकुलर एंगल पे जाता हुआ नजर आ रहा है, वो भी अलग स्पीड से। तो इसका मतलब रिजल्टेंट मोशन कॉज्ड बाय द टू परपेंडिकुलर इंडिपेंडेंट मोशंस, और इसको हमने कितनी क्लियरली ऑब्जर्व किया था। और अब वो ज्ञान हमें काम आ रहा है यहां ऑब्जर्वेशन में। ठीक है, तो अगर मैं कहूं कि स्टार्टिंग में उस पर्सन की एक्सपोजिशन ये रही, ठीक है, और फिर थोड़ी देर के बाद उसकी एक्सपोजिशन ये हो गई, सिमिलरली वाई में देखूं मैं तो उसकी वाई पोजीशन भी मैंने कोरस्पॉन्डिंग मैप कर दिया है। ठीक है, तो इस छोटी सी लाइन से हमें चीज जो देखने को मिल रही है, अब हम नंबर्स के साथ अगर देखें तो ऑब्वियसली यहां पे नंबर और यहां के नंबर का जो गैप देखूं वो ये लेंथ, ठीक है, बेसिकली ज्योमेट्री हमें यहां पे मदद कर रही है जो नंबर्स के फ्लो को दर्शा रही है। तो हमें यहां क्लियरली समझ आ रहा है कि ए पॉइंट से बी पॉइंट जब वो पहुंचा कर्व पे तो उसकी एक्स की वेलोसिटी मतलब इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ज्यादा है और वाई की वेलोसिटी एक्स के मुकाबले कम है, यानी वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी जो होगी, अब वेलोसिटी बोल सकते हैं क्योंकि वो डायरेक्शन के साथ है। एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी जो है, इस पाथ पे अगर कोई आदमी ट्रेवल कर रहा है तो उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या है? एक्स की ज्यादा है, वाई की कम है। ठीक है, अब अगले पॉइंट पे चलते हैं, सी पॉइंट पे चलते हैं। तो सी पॉइंट पे अगर मैं देखूं और मैं ट्रेस करूं इसके पॉइंट्स को तो वो कुछ इस तरीके से नजर आएगा। अब शायद आपको स्क्रीन पे उतना फर्क ना नजर आ रहा हो, बट ये पहले के मुकाबले ये वाला जो गैप है वो छोटा हो गया है। और इस छोटेपन से मुझे क्या समझ आ रहा है, कोई भी चीज याद करने की जरूरत नहीं है, बस जो दिख रहा है उसको, जो ज्ञान आपके पास है उसके अनुसार समझने की कोशिश करना है। तो अगर पहले इसने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया और सेम टाइम में अब उससे कम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, यानी कि एक्स डायरेक्शन में इसकी रफ्तार इस सिचुएशन में जहां पर इस पाथ पर ये कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, बट एक्स डायरेक्शन में ये डी एक्सीलरेट करता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि रफ्तार में आई है कमी। बेशक यहां पर भी रफ्तार वेरिएबल होगी, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में इसने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया और अब उसने उतना और कम ट्रेवल किया, तो यानी एवरेज रफ्तार को अगर मैं देखूं तो वो कम हो रही है। और कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमें याद करना हो, बस हमें सत्य नजर आ रहा है, हम उसी को बोल रहे हैं। और वहीं वाई में देखूं तो वाई में इसने पहले इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया था, बट अब उससे ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया है, इसका मतलब वाई में ये एक्सीलरेट कर रहा है। इस सिचुएशन में ये एक्स में डी एक्सीलरेट कर रहा है और वाई में एक्सीलरेट कर रहा है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पे जाते हैं। हम देखो एक्स में और डिस्टेंस कम ट्रेवल किया सेम टाइम में, और वाई में थोड़ा और ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया क्योंकि ये लाइन इसके मुकाबले थोड़ी ज्यादा बड़ी है। और लास्ट लाइन भी बची है, उसको भी देख लेते हैं। तो इट मींस अब आपको क्लियरली शो हो रहा है कि यार यहां पर एक्स में तो आपको डी एक्सीलरेशन होता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि जो डेटा नजर आ रहा है मैं सिर्फ उसको लिखता हूं और उसके बेसिस पे अपनी एनालिसिस आगे बढ़ाऊंगा। तो एक्स डायरेक्शन में तो ये नेगेटिव एक्सीलरेशन बोल देता हूं, नेगेटिव एक्सीलरेशन एक्स डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में डी एक्सीलरेट कर रहा है, वेरस वाई डायरेक्शन में ये पॉजिटिवली एक्सीलरेट कर रहा है। तो यहां ए एक्स लिखता हूं, ए वाई लिखता हूं क्योंकि वैल्यूज अलग अलग हैं। ठीक है, अब देखो अचानक से ना एक बड़ी मजेदार बात देखने को मिलती है जिसको हम लोग एक मिस्ट्री की तरह लेते हैं, लेकिन एक बात समझ आती है इस एक ऑब्जर्वेशन से कि अगर कोई पर्सन कर्व्ड पाथ पे जा रहा है, इवन दो उस पाथ पर वो कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, बट यहां पर आपका नेगेटिव एक्सेलरेशन है, ठीक है, और वाई में आपका पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने ज्ञान प्राप्त किया है, हमने देखो मोशन को समझा, ठीक है, और फिर हमने आगे चल के उसके कॉज को समझा, और उसका कॉज कौन निकल कर आया था? फोर्स। ठीक है, फोर्स, यानी कि मोशन में पोजीशन है, वेलोसिटी है, एक्सीलरेशन है, ठीक है, और
एक्सीलरेशन का जो कॉज है वो कौन है? फोर्स है। तो अगर कोई बॉडी को वेलोसिटी की डायरेक्शन में फोर्स लगाया जाए तो वो पॉजिटिव एक्सीलरेशन आता है, और वेलोसिटी के विपरीत दिशा में यदि फोर्स लगाया जाए, और ये हमने नेचर में ऑब्जर्व किया, तो हमें समझ आए कि उसकी वेलोसिटी घटेगी, यानी उसमें नेगेटिव एक्सीलरेशन होगा। तो इस एनालिसिस से बात करें उस ज्ञान की मदद से जो हमारे पास है कि एक्स और वाई डायरेक्शन के मोशन इंडिपेंडेंट है, कॉज ऑफ मोशन फोर्स है, और अगर किसी बॉडी पर एक्सीलरेशन है या फिर कोई बॉडी एक्सीलरेट कर रही है तो इसका मतलब उस पर फोर्स लग रहा है, अगर इनर्शियल फ्रेम से देखा जाए तो। ठीक है, और हम देख किससे रहे हैं? इनर्शियल फ्रेम से, क्योंकि हम किसमें हैं? रेस्ट में हैं। तो इस पे नेगेटिव एक्सीलरेशन लग रहा है, इसका मतलब ये है कि इस डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, तो मैं इसको डायरेक्शन शो कर रखा है, तो मैं एफ एक्स कॉम्पोनेंट यहां पे दिखा देता हूं। ठीक है, कोई एफ एक्स डायरेक्शन का एरो शो कर दिया, बट एरो शो ना करूं तो मैं नेगेटिव एफ बोलूंगा, और अगर डायरेक्शन शो करता हूं तो मैग्नीट्यूड दिखाता हूं, एफ एक्स का मैग्नीट्यूड है। वेरस वाई में एफ वाई नाम का एक फोर्स लग रहा है, तो टेक्निकली मेरे पास एफ वाई फोर्स यहां लग रहा है और एफ एक्स को मैग्नीट्यूड का फोर्स यहां लग रहा है, तो इट मीन्स एक रिजल्टेंट फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, जो कि मैं एफ वेक्टर से रिप्रेजेंट करता हूं, जो कि हो जाएगा माइनस एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप। ये फोर्स मेरा लग रहा होगा। और अब जो परिस्थिति मैंने देखी, इट्स टाइम कि अब हम कंक्लूड करें चीजों को, बट वाया एनालिसिस। ठीक है, एनालिसिस के बारे में देखते हैं कि यार अगर ये मुड़ रहा है, रफ्तार बेशक कम नहीं कर रहा है, लेकिन इसके पाथ को अगर मैं फील करूं तो मुड़ने के पीछे कारण क्या हो सकता है? मुड़ने के पीछे कारण ये हो सकता है कि यार देखो, अगर कोई पर्सन ऐसे मुड़ के ऐसे मुड़ जाए, यहां पे मुड़ जाए, ठीक है, एकदम वाई के पैरेलल हो जाए, अभी एक्स में चल रहा था, ठीक है, तो इसका मतलब अगर फोर्स एक वेक्टर है, एक्स और वाई इंडिपेंडेंट काम करेंगे, तो इसका मतलब यह हुआ कि यहां से यहां तक जाने में, एक्स डायरेक्शन में जब वो जा रहा है, तो यहां से यहां जाने में एक टाइम ऐसा आया जब एक्स में इसने मूव करना ही बंद कर दिया, अब ये प्योरली वाई डायरेक्शन में जा रहा है, इवन दो इसकी स्पीड कांस्टेंट है, बट हुआ क्या है कि वाई डायरेक्शन का फोर्स लगा है, जिसकी वजह से इसके वाई के पोजीशंस को अगर मैं देखूं, डॉट्स अगर मैं बनाऊं, ठीक है, तो डॉट से मुझे समझ आता है कि वाई में अगर मैं ट्रेस करूं, इसे लाइन बना के ट्रेस करूं, तो समझ आता है कि वाई डायरेक्शन में फोर्स लगा होगा, तभी तो इसने वाई डायरेक्शन में एक्सीलरेट किया और वहां की वेलोसिटी बढ़ी। वेरस एक्स में इसने जाना क्यों बंद किया होगा? क्योंकि एक्स में इसको रिटार्डेशन मिलेगी, रुका होगा, तभी तो एक्स में आगे नहीं बढ़ रहा है। इट मीन्स अब पिक्चर ज्यादा क्लियर हो रही है, बेहतरीन वे में समझ आ रहा है, और इसके लिए हमें किसी पर निर्भर होने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। ये बात हम आसानी से खुद समझ जा रहे हैं कि यार देखो, कांस्टेंट स्पीड से जाने पर अगर उसको दिशा बदलनी है ना, अगर वो सेम डायरेक्शन में जा रहा है तब तो कोई फोर्स की नीड नहीं है, लेकिन अगर कांस्टेंट स्पीड से एक पाथ पे ट्रेवल कर रहा है और अगर वो अपनी डायरेक्शन बदल रहा है, तो डायरेक्शन बदलने का मतलब ये है कि किसी एक एक्सिस वाली डायरेक्शन पे उसको रोका जा रहा है और दूसरी डायरेक्शन में उसकी रफ्तार को बढ़ाया जा रहा है। अब हमारी सेंस ऑफ थिंकिंग कितनी ज्यादा इवॉल्व हो रही है, एंड दैट इज वाई इवन दो आप एक कर्व्ड पाथ पे कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल कर रहे होगे, लेकिन अगर आपका पाथ कर्व्ड है और वो डायरेक्शन बदल रहा है, तो इट मींस उस पे नेसेसरीली एक फोर्स लग रहा है, और ये कोई चीज लिखने की नहीं है, ये ना याद करने की है, ये एक खोज है जो भी आपने इस ऑब्जर्वेशन के जरिए करी है। तो पॉइंट को समझो, चीजें याद करने के लिए नहीं है, चीजें खोजने के लिए हैं, और यहां पर हम अपनी इस डिस्कवरी को मेंशन करेंगे। तो हमारी डिस्कवरी यहां पर क्या है? ठीक है, कि इवन एट कांस्टेंट स्पीड, वैसे तो देखो दिमाग में आ ही गया है ये, इवन एट कांस्टेंट स्पीड, इफ वी चेंज डायरेक्शन, फॉर दैट वी नीड फोर्स। ठीक है, और वो फोर्स भी हम कैसे निकाल सकते हैं भैया? वेक्टर का ज्ञान कुदरत से जो लिया उसने हमें बताया, इंडिपेंडेंटली एक्स और वाई डायरेक्शन का। देखो, एक्स और वाई का फोर्स जितना इसका रिटार्डेशन होगा, अगर मुझे माइनस ए एक्स की वैल्यू पता चल जाए तो मैं एफ एक्स की वैल्यू बता दूंगा, ए वाई की वैल्यू पता चल जाए जो कि नंबर्स के जरिए पता लगाया जा सकता है, वो पता चल जाए तो एफ वाई की वैल्यू पता चल जाएगी। अब एफ एक्स और एफ वाई पता चल गया है तो ट्रिग्नोमेट्री और पाइथागोरस क्यों सीखी हमने? इसीलिए तो सीखी है, उसका इस्तेमाल करेंगे, जो फोर्स लग रहा है वो बता देंगे, और ये सब चीजें आपको इंजीनियरिंग में काम आएंगी। इवन दो आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग लो, कुछ भी लो, ठीक है, हर जगह ये काम आने वाला है, और ये काम तभी आता है जब हम अपनी थिंकिंग पावर को एनहांस करते हैं। ठीक है, पढ़ाई हमें हमेशा वैसे ही करनी है जिसमें हमारी सोच की शक्ति एनहांस हो, हमारी काबिलियत बढ़े। ठीक है, हम मेहनत करते हैं, नो डाउट 11th एंड 12th में हर बच्चा मेहनत करता है, लेकिन इस बात को समझना कि अगर हमें ध्यान से सोचा जाए इस बात पे, ठीक है, कि क्या मेहनत करने से कामयाबी आती है, इस स्टेटमेंट को सोचा जाए, तो इससे एक बात और समझ आएगी कि हमारी जो थिंकिंग पावर है और हमारी जो मैच्योरिटी है अबाउट सक्सेस, वो कितनी ज्यादा परिपक्व है। मेहनत करने वाला ही कामयाब होता है,
इस स्टेटमेंट को अगर देखा जाए तो ये प्रॉपरली सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये एक अधूरी स्टेटमेंट है। ध्यान से सुनना। एक पुल बनाने के लिए मान लेते हैं आपको कुछ पत्थरों के ब्लॉक वहां पर लेकर जाने हैं, ठीक है? तो वो जो पुल है वो क्या करेगा, एक नदी के ऊपर एक पुल बनाना है, आपको पत्थर खींचना है। पत्थर खींचना एक मेहनत का काम है। ध्यान से सुनना। पत्थर खींचना एक मेहनत का काम है, लेकिन वो मेहनत का असर या रिजल्ट हमें तब मिलेगा जब उस पत्थर को, मान लेते हैं हम किसी पहाड़ से, एंशिएंट टाइम का ही प्रोसेस ले रहे हैं, किसी पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर तोड़ के ला रहे हैं, उन्हीं को एडजस्ट करके पुल बनाएंगे। तो अगर पहाड़ से पत्थर तोड़ के जहां पुल बनाना है वहां लेके जाऊंगा तो मुझे रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अगर पहाड़ से पत्थर तोड़ा और मैं उसको पुल की तरफ नहीं किसी और दिशा में ले गया तो चाहे मैं कितने ही टाइम तक उसे खींचता रहूं, रिजल्ट कभी नहीं मिलेगा और ना मैं अपनी लाइफ में उस सक्सेस को अचीव कर पाऊंगा। क्यों? इस बात को गहराई से समझो, ये मैच्योरिटी को दर्शाएगा। पत्थर खींचना एक मेहनत का काम है, लेकिन अगर सही दिशा में खींचा जाए ना तो एक लिमिटेड टाइम तक खींचने के बाद सक्सेस मिलेगी और गारंटीड मिलेगी। लेकिन आपका एम यहां था, लेकिन आप चले गए यहां पर, और यहां तो एम, आप चाहे कितना ही चलते रहो, पूरे जीवन भर मेहनत करते रहो, सक्सेस कभी नहीं आएगी। सो इट मीन्स द राइट स्टेटमेंट इज मेहनत करने से सफलता मिलेगी, सक्सेस मिलेगी। रॉन्ग है, रॉन्ग भी नहीं कहूंगा, मतलब अपने आप में ठीक भी है, सही भी है, बट अधूरी है। सही दिशा में मेहनत करने से ही कामयाबी मिलती है। ये ज्यादा बेटर स्टेटमेंट है और ज्यादा राइट ट्रू स्टेटमेंट है। तो सही डायरेक्शन में हमें मेहनत करनी है। मेहनत तो कर ही रहे हैं भैया, सवाल हल करने में मेहनत कर रहे हैं, फॉर्मूला याद करने में, जिसमें गलती आपकी नहीं है, आपको याद इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि राइट डायरेक्शन हमारे पास नहीं है। मेहनत करनी पड़ रही है ना, लेकिन अगर मेहनत कर ही रहे हैं और अगर रिजल्ट नहीं आ रहा है तो यहाँ पे सेल्फ एनालिसिस करो कि भैया शायद डायरेक्शन गलत है। कोई हमें सही दिशा नहीं दिखाएगा तो हम खुद खोजेंगे, क्योंकि अगर सही दिशा नहीं मिली ना, एक और लर्निंग है इसके अंदर, क्योंकि अगर सही दिशा नहीं मिली, चलो मान लो कि आप यहां तक भटक चुके हो ऑलरेडी, वक्त की बर्बादी कर दी है, लेकिन अभी भी अगर आप सही दिशा को ढूंढोगे ना तो आप पहुंच जाओगे। इवन तो थोड़ा पहले से ज्यादा टाइम लग रहा है लेकिन पहुंचोगे। बट अगर सही दिशा नहीं ढूंढी, वही गलत दिशा में बढ़ते रहे अनंत काल तक, और इंसान के लिए अनंत काल क्या होता है? बुढ़ापा। बुढ़ापे के बाद जो इंसान ऊपर चला जाता है, उस टाइम तक भी मेहनत करते रहोगे, कभी भी कामयाबी नहीं मिलेगी। रियलाइजेशन, गलतियों को अपॉर्चुनिटी में तब्दील करने की आदत डालो। अपनी मिस्टेक को एनालाइज करना जरूरी है। अगर मैं सवाल नहीं कर पा रहा हूं, इसका मतलब मुझे ज्ञान नहीं है, और अगर ज्ञान नहीं है और मैं फिर भी सवाल किए जा रहा हूं तो मैं सिर्फ और सिर्फ वक्त की बर्बादी कर रहा हूं। क्योंकि ज्ञान होगा तो सवाल हो जाएंगे, डेफिनेटली हो जाएंगे, 100% हो जाएंगे। इस बात में कोई दो राय नहीं है, ठीक है? उसमें बस दो, फिर अगली जो पैरामीटर हो सकता है वो ये कि मुझे शायद उस सवाल की इंग्लिश ना समझ आई हो, ठीक है, बस। बट वो तो सवाल करने से ठीक हो जाएगा, बट सवाल तभी ठीक होंगे जब ज्ञान होगा। और सही ज्ञान का रास्ता है ऑब्जर्वेशन, मैथमेटिकल कम्युनिकेशन बाय विथ, किस चीज से? जितना ज्ञान अभी तक आपने ले लिया है उसके जरिए, ठीक है? सो देखो, एक चीज तो हमने यहां डिस्कवर कर ली कि भैया हम अगर कर्व्ड पाथ पे ट्रेवल करेंगे तो वहां पर इवन स्पीड आपकी कांस्टेंट रहे, बट फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि इंडिपेंडेंटली वो एक्स और वाई डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं? एक्सीलरेट कर रहे हैं। लेकिन अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, ठीक है? क्योंकि देखो, चीजों को खोजने के लिए ना हमें सवाल पूछने होते हैं, और किससे? खोजकर्ता से। और खोजकर्ता कौन है? आप खुद हो। तो अपने आप से ही सवाल पूछो, ठीक है? क्योंकि जिन इंसानों ने, जिन महान इंसानों ने इन्हें पहली बार खोजा था ना, वो इन सवालों को किसी और से पूछ ही नहीं सकते थे, क्योंकि किसी को नहीं पता है। तो उन्होंने उस सवालों को किससे पूछा? अपने आप से पूछा। तो अपने आप से पूछें, ठीक है, कि यार देखो, एक्स और वाई का मोशन इंडिपेंडेंट है, अपने आप से बात करी जा रही है, यस। तो अगर मुझे एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है, अगर मैं सिर्फ स्ट्रेट लाइन मोशन को देखूं तो बेसिकली ये डी एक्सिलरेट कर रहा है, वाई डायरेक्शन में देखूं तो ये एक्सिलरेट कर रहा है, ठीक है? तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन क्या है? दोनों अगर कांस्टेंट स्पीड से चलें, दोनों डायरेक्शन में एक्स और वाई में कांस्टेंट स्पीड से चलें तो सीधी रेखा बन जाएगी। अगर एक्स में कांस्टेंट से चलूं, वाई में वेरिएबल से चलूं, ठीक है, तो पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी बनती है। खैर वो तो वर्ड मेरे को पता है इसलिए मुंह से निकल गया, आई एम सॉरी, बट आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो एक कर्व बनेगा, जिसमें होगा क्या कि वाई डायरेक्शन में तो रफ्तार बढ़ती रहेगी। तो एक छोटा सा ड्राइंग बनाओ अपने से कि भैया एक्स में तो आप कांस्टेंट कांस्टेंट दूरी पर जाओगे, ओके, ठीक है, ये हुई मेरी एनालिसिस, मेरी मतलब आपकी, ठीक है। बट वाई में आपका डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, वाई में आपका डिस्टेंस, आई एम सॉरी, यहां से थोड़ा और दूर आएगा, ऐसे बढ़ता जाएगा। तो इनके सामने कोरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स बनाते जाओ, ठीक है, कोरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स को बनाते जाओ ऐसे। तो यहां पर आपको ये कर्व देखने को मिल रहा है, यस, ठीक है। अब अगर देखा जाए कि भैया एक्स में भी मैं कहता हूं, थोड़ा सा नीचे बना लेता हूं, कि मैं रफ्तार बढ़ाता जाऊंगा, ठीक है, तो कोरेस्पॉन्डिंग पॉइंट जो होगा ये, ठीक है। अब ये वाला पॉइंट यहां आ जाएगा, क्योंकि एक्स में आप यहां पहुंच गए हो, वाई में आप यहां पहुंच गए हो। तो अब ये जो पाथ है वो ऐसे ट्रेवल होता हुआ नजर आएगा।
इट मीन्स कि अब मैं कर्व्ड पाथ को भी एनालाइज कर सकता हूं, और इस एक छोटे से डॉट डॉट बनाने से एक बात तो समझ आ गई कि एक्स और वाई अगर इंडिपेंडेंट हैं, सो एक कर्व्ड मोशन को समझने के लिए नेचर ने मुझे हिंट दे दिया है कि भैया जो पाथ है ना, उस पाथ को आप समझ सकते हो, और पाथ को समझने के लिए, मोशन को एनालाइज करने के लिए मैं सबसे पहली चीज क्या देखूंगा? पोजीशन। क्या देखूंगा? पोजीशन देखूंगा। और मैं पोजीशन को किसके रेफरेंस में चाहूंगा? टाइम के रेफरेंस में चाहूंगा ना, कि भैया मोशन को मैं देखना चाहता हूं कि किस टाइम पर वो पर्सन कहां है। हमने मोशन के एनालिसिस की शुरुआत पोजीशन से करी थी। भैया रफ्तार कैसे पता चली? रफ्तार से यही तो पता चला ना कि अगर कोई इंसान 5 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से जा रहा है, तो हर सेकंड के बाद तो मुझसे 5 मीटर दूर होता जाएगा अगर उस दिशा में जा रहा है। तो पोजीशन एक इंपॉर्टेंट और पहला पैरामीटर आता है। तो पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम ही तो जानना चाहूंगा ना, किसी भी इंसान के मोशन को समझने के लिए। तो पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम अगर मुझे जानना है, तो क्योंकि एक्स और वाई इंडिपेंडेंट हैं, तो इट मीन्स कि अगर मुझे एक्स पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पता चल जाए, अभी पता नहीं है, पता चल जाए, और वाई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पता चल जाए, तो मैं पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बता सकता हूं। तो यानी पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज इक्वल टू एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, और ये किस डायरेक्शन में है? आई कैप डायरेक्शन में है, प्लस वाई एज अ पोजिशन ऑफ टाइम जे डायरेक्शन में, और इसको आप वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में लिख सकते हो। इन चीजों का हमने हवा बना रखा है, और वेक्टर कैलकुलस ऐसे बोलते हैं हम लोग। खैर ये अभी कैलकुलस वर्ड अभी आया नहीं है, आएगा, लेकिन आगे चल के आप यही सब चीजें वेक्टर कैलकुलस के नाम से पढ़ते हो। जबकि ये कितनी आसान सी, साधारण सी ऑब्जर्वेशन है। ग्लोरीफाई करते हैं हम नेगेटिव्स को, जबकि पॉजिटिव्स को अगर ग्लोरीफाई किया जाए कि चीजें आसान है, तो पढ़ाई इंटरेस्टिंग, मजेदार, आसान और एडवेंचरस बन जाती है। ठीक है। सो पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम यदि मुझे पता चल जाए, और यहां पर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बताओ, मैं अपने आप से बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं खोजकर्ता के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, और मैं अपने आप से बोल रहा हूं मतलब एक स्टूडेंट, आप अपने आप से बात कर रहे हो। ठीक है। तो पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम यदि मुझे पता चल जाए, तो इनकी मदद से मैं उसका पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बता सकता हूं। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं कहूं कि कोई भी पर्सन यहां है, और यहां से यहां जाने में उसने डेल्टा टी टाइम लिया, डेल्टा एक्स डिस्टेंस कवर करने में, तो उसकी एवरेज वेलोसिटी वी एवरेज कितना होगा? डेल्टा एक्स अपॉन में डेल्टा टी। और अब मैं कहूंगा आप लोगों से कि यदि आपने जो कैलकुलस है, मैं प्लेलिस्ट का स्क्रीनशॉट यहां पे लगा दे रहा हूं, ये आपने एक्सप्लोर नहीं किया है, तो ये वाली बात है तो आसान, लेकिन समझ नहीं आएगी। बट कैलकुलस फॉर्मूला नहीं, कैलकुलस का ट्रू मीनिंग जो नेचर ने हमें सिखाया है, वो हमने एक्सप्लोर किया, और उसके बेसिस पर मैं अपनी अगली स्टेटमेंट देने जा रहा हूं। सो इसलिए वो कैलकुलस आपके लिए प्री रिक्विसाइट है। सो अगर हम बात करें कि दो पॉइंट के बीच में मैं इसकी वेलोसिटी जानना चाहता हूं, तो वो एवरेज वेलोसिटी होगी, जो कि चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक्स की वेलोसिटी पता चल जाए एवरेज, वाई की एवरेज पता चल जाए, तो किसी पॉइंट पर यहां पर जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो बता सकता हूं। और यदि मुझे इंस्टेंट बतानी है, तो इसमें मैं लिमिट प्रक्रिया का इस्तेमाल करके, डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो करके, वी एक्स यानी कि इंस्टेंट एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी मान लेते हैं ये पॉइंट है, तो वी एक्स निकाल लिया और वी वाई निकाल लिया। और यदि मुझे वी एक्स और वी वाई पता चल जाए, ठीक है, तो मुझे उस पॉइंट पे वेलोसिटी, जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो, और उसकी डायरेक्शन पता चल जाएगी। क्योंकि अगर मैं आई कैप और जे कैप के फॉर्म में लिख सकता हूं, तो ये डेटा इनफ है। इन दोनों का पाइथागोरस कर दूं अगर मैं अंडर रूट के साथ, ठीक है, मतलब इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का अंडर रूट, तो मुझे क्या मिल जाएगा? रिजल्टेंट पोजीशन। और वेलोसिटी का कर दूं तो रिजल्टेंट वेलोसिटी, और डायरेक्शन के लिए दिस डिवाइड बाय दिस इज इक्वल टू tan थीटा। वेक्टर में यही जाना हमने, वेक्टर में नहीं, नेचर में यही जाना, जिसको हमने नाम वेक्टर दिया। तो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मुझे पता चल सकता है अगर मुझे वी एक्स पता चल जाए और वी वाई पता चल जाए। एंड वी एक्स क्या है? पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम का डेरिवेटिव। यही तो हमने जाना था, डेरिवेटिव निकालेंगे। ये लिमिट वाला जो प्रक्रिया है, ये क्या है? बेसिकली डेरिवेटिव है। तो डेरिवेटिव ऑफ द एक्स पोजीशन, एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम का डेरिवेटिव कर देंगे, तो एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी पता चल जाएगी। और ये कोई प्रोसीजर नहीं है, ये हमें पता है, ये हम ऑलरेडी नेचर में ऑब्जर्व कर चुके हैं। ठीक है। तो सिमिलरली मैं ये कह सकता हूं कि वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम वेक्टर इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स पोजीशन आई कैप, ठीक है, एंड वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम वाई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम जे कैप। ये कर देंगे तो वेलोसिटी मिल जाएगा। ओके, अगर ये कर दिया, वेलोसिटी मिल गया, ये वी एक्स है, ये वी वाई है, तो सिमिलरली अब तो हमें पता चल ही गया होगा एक्सीलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हमारे पास क्या होगा? वो होगा डेरिवेटिव ऑफ टाइम के रिस्पेक्ट में वी एक्स आई कैप, ठीक है, प्लस डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम वी वाई जे कैप। लो भैया, मिल गया। अब इसको आप ये भी लिख सकते हो, यानी कि रिप्रेजेंटेशन डी स्क्वायर एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम डी टी स्क्वायर आई कैप प्लस डी स्क्वायर वाई
टी अपॉन में डी टी जे कैप, ये रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया, बट हम इसको शो ऑफ करने के लिए यूज करते हैं आमतौर पे। बट छोड़ो, मुद्दा पता है तो हमारा काम हो जाता है। इसको सेकंड डेरिवेटिव बोलते हैं। डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव ये, और डेरिवेटिव का डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव होता है। दैट्स इट, कोई बड़ी चीज नहीं है ये, ठीक है। लेकिन बात जो समझने वाली है, बड़ी बात जो समझने वाली है वो ये कि चीज ऑब्जर्व करके ही सीखी जा सकती है, ठीक है। और वो भी उसी ज्ञान से जो आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, क्योंकि कोई भी नई खोज प्रीवियस ज्ञान से ही की जाती है, क्योंकि जो खोजा ही नहीं गया है वो तो किसी को पता ही नहीं होगा। सो इट मीन्स कि अब हम एक बात समझ गए हैं कि अगर अगर यहां पे हमारी नीड, यहां पे अब नीड पे फोकस करो, हमें नीड समझ आ गई है। अगर x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आई कैप, अभी ये लिखता हूं बस, x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम एंड y एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पता चल जाए, और अगर 3D में मोशन हो तो z एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पता चल जाए, तो क्योंकि तीनों मोशंस 3D में, दोनों मोशंस 2D में, 1D में तो फर्क ही नहीं पड़ता, डायरेक्शन एक ही है, ये पता चल जाए तो वेलोसिटी भी निकाली जा सकती है, एक्सीलरेशन भी निकाला जा सकता है। और जब ये सब निकाला जा सकता है तो मोशन में और जानना ही क्या है, पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन एंड डायरेक्शन। और इनकी मदद से, जो ये डेटा है, इन डेटा की मदद से मैं डायरेक्शन भी बता सकता हूं और मैग्नीट्यूड भी बता सकता हूं। तो मुझे मेरी नीड यानी कि अगर पता चल चुका है कि अगर ये पता चल जाए तो इसके लिए क्या करना चाहिए। ऑब्वियसली आगे बढ़ेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, कि ये कर्व्ड मोशन को समझने के लिए, अब सर्कुलर मोशन तो एक कर्व्ड मोशन है, ठीक है, तो हमें हमारी नीड का पता है, ठीक है। अब नीड के हिसाब से चलते हैं, ठीक है। तो हमें जानना क्या है, x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। क्या जानना है, x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। हम एक काम करते हैं, एक सर्कुलर पाथ लेते हैं, ठीक है। ये लिया मैंने एक सर्कुलर पाथ, परफेक्ट तो नहीं बना है बट काम चलाओ बन जाएगा। मेजरमेंट के लिए आपको क्या चाहिए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस चाहिए, ठीक है। ड्राइंग थोड़ी कमजोर है लेकिन काम चल जाएगा, ओके। ये हुआ। अब सर्कुलर पाथ पे, ठीक है, मैं क्या करूंगा, स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं क्या करूंगा, या एक खोजकर्ता के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करूं तो क्या करूंगा। एक स्टूडेंट खोजकर्ता ही होता है, क्योंकि आज जो आप पढ़ रहे हो वो एक खोजी की तरह ही पढ़ो, ठीक है। मैं इस पाथ पे आदमी को, किसी भी इंसान को मूव करता हुआ और इमेजिन करूंगा, ठीक है, और उसके पोजीशंस को मैप करूंगा और देखूंगा कि मुझे क्या जानकारी देखने को मिल रही है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जानकारी के अनुसार मैं बात करूं तो ये वो चीज है जिसके जरिए मैं क्या करूंगा, मेजरमेंट करूंगा, मेजरमेंट करूंगा, ठीक है। सो जो मेजर करने की जगह है वो है ओरिजिन। ओरिजिन पे मैं खड़ा हूं, ठीक है। मैं यहाँ पे पर्सन को देख रहा हूं, पर्सन को देख रहा हूं, वो मूव कर रहा है, ये वो पर्सन है, ठीक है। अब मेरे लिए इस पर्सन की पोजीशन क्या है, हालांकि इसकी दूरी की बात करूं, क्योंकि सर्कल है, सिर्फ सर्कल की बात कर रहा हूं अभी मैं, सबसे इजीएस्ट वे चल रहे हैं, सर्कल है, तो सर्कल के जरिए मैं अगर देखूं तो भैया वो किसी भी पॉइंट पे हो उस कर्व के, सर्कल में क्या होता है, सेंटर से दूरी सेम होती है, ये बात हमें पहले से पता है, ठीक है। तो दूरी तो उसकी सेम रहेगी। क्या इस दूरी की मदद से, क्या इस दूरी की इंफॉर्मेशन की मदद से उसका मैं एक्स पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बता सकता हूं। तो मैंने कहा चलो देखते हैं कि भैया एक्स एक्सिस से ये थीटा एंगल बना रहे, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट जो आएगा और वाई कोऑर्डिनेट जो आएगा वो क्या आ सकता है। हमने कहा भैया देखो ट्रिग्नोमेट्री लगाया जा सकता है तो लगाते हैं। तो यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट उसका निकल कर आएगा आर कॉस थीटा, हम वही कर रहे हैं जो करना आता है। और वाई कोऑर्डिनेट को देखे तो वो निकल कर आएगा आर साइन थीटा, ठीक है। अब नीड को देखो, अपनी नीड पे फोकस करो। मेरी नीड क्या थी, मेरी नीड थी एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम एंड y एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, 3D है तो z एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मेरी नीड रहेगी, ठीक है। तो मेरी नीड देखो, बट मुझे x कोऑर्डिनेट अभी अभी फिलहाल अभी तक की ऑब्जर्वेशन से x एज अ फंक्शन ऑफ थीटा मिला। क्या मिला, x एज अ फंक्शन ऑफ थीटा देखने को मिला, जो कि निकल कर आया r cos थीटा, ठीक है। एंड y एज अ फंक्शन ऑफ थीटा देखने को मिल रहा है r sin थीटा, क्योंकि मैं उसको कहीं भी ले जाऊं, ठीक है, कहीं भी ले जाऊं, थीटा हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही मेजर करते हैं। मान के चलो कि वो पर्सन यहां भी आ गया है, तो ये रहा r और ये होगा मेरा थीटा, तो इसका x कोऑर्डिनेट होगा r cos थीटा और y कोऑर्डिनेट होगा r sin थीटा, ठीक है। y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव आएगा बट x नेगेटिव आएगा, और थीटा जब 90 डिग्री से बड़ा होता है तो cos नेगेटिव हो जाता है, sin पॉजिटिव हो जाता है। अपने आप आ रहा है द ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स, हम चीजों को जोड़ रहे हैं। और जरा देखो हम शब्दों का भी प्रयोग कैसे कर रहे हैं, x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ये जो गणित में हम चीजें पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं कि वो एक चैप्टर है जिसके जरिए हमें चंद क्वेश्चन सॉल्व करके नंबर लाने हैं, वो हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम वास्तविक जीवन से बात कर सकें। और यदि हम बात करेंगे तभी तो नेचर हमसे बात करेगा और हमें कुछ सिखा के जाएगा। आज उन चीजों को समझो, चीजों के बीच में कनेक्शन है, ऑलवेज फाइंड द कनेक्शन, रिलेशन, फंक्शन। या फिर ये देखो एक्स एज अ फंक्शन ऑफ थीटा, ये क्या है, हमने क्यों पढ़ा मैथ में, ताकि आज यहां पर उस चीज का इस्तेमाल किया जा सके नेचर से बात करने के लिए,
ट्रिग्नोमेट्री क्यों पढ़ी? ताकि आज ऑब्जर्वेशन में हम नेचर को ऑब्जर्व कर सके और नेचर को समझ सके। पाइथागोरस क्यों पढ़ा? ज्योमेट्री क्यों पढ़ा? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्यों पढ़ा? सो मैथमेटिक्स इज नॉट जस्ट अ सब्जेक्ट, इट इज अ लैंग्वेज टू कम्युनिकेट विद नेचर। तो मैथ्स की इंपॉर्टेंस को हमेशा समझना। मैथ्स अगर नहीं हमने कनेक्ट करी साइंस के साथ तो साइंस पढ़ने का कोई बेनिफिट ही नहीं है, कभी नहीं समझ आएगी। बट हम इंडियंस 3 सब्जेक्ट अलग अलग पढ़ते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो भी, चारों सब्जेक्ट को अलग अलग पढ़ते हैं। ये मिस्टेक कभी मत करना अपनी लाइफ में, ठीक है? सो ये देखो, नीड क्या है भैया? एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पता चल जाएगा तो मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि इन दी एंड मोशन टाइम के साथ जुड़ा होता है, ठीक है? मोशन में जो कुछ भी अभी तक हमने खोजा है, या अभी तक क्या, मोशन तो ऑब्वियसली टाइम के साथ रिलेटेड है। कितने समय में कितनी दूरी तय करना, कितने समय में रफ्तार का कितना बदलना, तो वो डायरेक्टली समय के साथ कनेक्टेड है। बट यहाँ वो कनेक्ट हो गया अभी यहाँ पर जो हम खोजना चाहते हैं। बट मोशन को ऑब्जर्व करके हमें एक्स कोऑर्डिनेट सिर्फ और सिर्फ किस में मिल रहा है? एंगल में मिल रहा है। किसमें मिल रहा है? एंगल में मिल रहा है। तो अब यहां पर जो चाहिए वो नहीं मिला, तो इसका मतलब नेचर ने एक और अपॉर्चुनिटी दी है कुछ खोजने की। तो अब समझ आता है कि अगर मैं इस पर्सन को ऑब्जर्व करूं तो मैं क्या देख रहा हूं? मान लो जहां पर्सन है मैं वहां देख रहा हूं। मान लेते हैं यहां से शुरू करता हूं, मैं ये पर्सन है, मैं देख रहा हूं, ये घूम रहा है, तो मैं उसकी तरफ मुड़ रहा हूं, ठीक है? तो यार एक चीज नजर आई कि मेरा एंगल जो है ना वो टाइम के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है? ये याद करने वाली चीज नहीं है, ऑब्जर्व करने वाली बात है। अगर पर्सन तेज घूम रहा होगा तो मेरा एंगल बहुत तेजी से बदलेगा, लेकिन अगर पर्सन धीमे घूमेगा तो मेरा एंगल धीमे धीमे घूमेगा। इट मीन्स एंगल का कनेक्शन समय के साथ है, कोऑर्डिनेट्स का कनेक्शन एंगल के साथ है, और एंगल का कनेक्शन समय के साथ है। कर्व में तो एंगल भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि कर्वीलिनियर पाथ पे सिर्फ और सिर्फ आपका एक डायरेक्शन में आपका पोजीशन, मतलब ये वेलोसिटी और पोजीशन नहीं बदलता है और एक्सीलरेशन नहीं बदलता है, क्योंकि अभी तक आप चीजों को सीधी रेखा में देख रहे थे, ठीक है? तो उसमें एंगल नहीं बदलता है क्योंकि वो एक ही डायरेक्शन में होता है। बट कर्वीलिनियर पाथ पे एंगल भी बदलता है। तो यहां पर ये बात ऑब्जर्वेशन से समझ आई, ठीक है? एंगल भी बदलता है। तो नीड कैसे जनरेट हुई? जो हमें पता था उससे। उस नीड के चलते हमने कोऑर्डिनेट्स ढूंढने की कोशिश करे, कोऑर्डिनेट्स का पता चले, कोऑर्डिनेट्स एंगल के साथ जुड़े हुए नजर आए, ठीक है? और अगर कोऑर्डिनेट एंगल के साथ जुड़े हुए हैं बट नीड टाइम के साथ है, तो हमें यहां पर क्लियरली नजर आया भाई ऑब्जर्वेशन कि एंगल जो है वो समय के साथ जुड़ा हुआ है। यानी कि अब मैं यहां पे जो स्टेटमेंट लिखूंगा वो होनी चाहिए बी देयर मस्ट बी, तो ऐसा हो गया कि मैं थोप रहा हूं, देयर इज अ रिलेशन बिटवीन एंगल एंड टाइम इन कर्वीलिनियर मोशन, ठीक है? और ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि ऑब्जर्व की गई है और आप भी इस बात को समझ रहे हो, ठीक है? कोऑर्डिनेट्स तो एंगल के साथ जुड़ गए बट एंगल समय के साथ जुड़ा हुआ है। तो अगर कोऑर्डिनेट एंगल के साथ जुड़ा और एंगल समय के साथ जुड़ा है, तो अगर ये कनेक्शन मिल जाए तो मेरा कोऑर्डिनेट समय के साथ जुड़ जाएगा। मैं इसके साथ जुड़ा हुआ हूं, वो उसके साथ जुड़ा हुआ है। अगर मुझे पता चल जाए कि मैं उस जिसके साथ जुड़ा हूं वो किसके साथ जुड़ा है, तो बेसिकली मेरा और उसके बीच का रिलेशन भी सेटअप हो गया। यस, तो सिमिलरली अब हमें एक नई राह मिल चुकी है और अब एंगल पर फोकस किया जाए तो एंगल को अगर देखें तो एक बात समझ आती है कि चलो सर्कल से ही शुरू करते हैं ना, कर्वीलिनियर मोशन को। कर्वीलिनियर तो रैंडम कर्व्स हो जाएंगे, बट सबसे सिंपलेस्ट कर्व क्या है? सर्कल है। ओके, सर्कल पे फोकस किया जाए तो यार अगर मैं इस चीज को स्टडी करना चाहूं, ठीक है? हम तो बस बोल देते हैं कि भैया ये इसको ये मान लो, उसको वो मान लो, ऐसे मत सोचो। एक खोजकर्ता की तरफ से इंसानों के मन में ऐसे नहीं आए कि बस कुछ भी बना दो। इंसान खोजता तभी है जब उसको नीड होती है, और नीड हमारे पास मौजूद है। तो मैं देखूं अगर कोई पर्सन यहाँ है, अगर वो धीमे धीमे सर्कुलर पाथ पे जा रहा है, तो मेरा एंगल को अगर मैं एक नंबर से जोड़ूं तो ये नंबर क्या है? 0 डिग्री। रेडियन में बात करते हैं, ठीक है? क्योंकि पाई की खोज के बाद हमने रेडियन मेजरमेंट यूज करना शुरू कर दिया था। 0 रेडियन, 1 रेडियन, π/2 रेडियन, ऐसे करके बढ़ता जाएगा, ठीक है? मान लेते हैं 1 रेडियन वो आधे सेकंड में जाता है, 1 रेडियन इन हाफ सेकंड, 1 रेडियन इन 1 सेकंड, ठीक है? तो यानी कि अगर देखा जाए तो ये क्लियरली एक एनालॉगस चीज नहीं नजर आ रही है, वेलोसिटी की तरह ही, ठीक है? जहां पर मैं कहूं कि एक आदमी 1 किलोमीटर 1 घंटे में जाता है, तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी रफ्तार है। वही 1 किलोमीटर अगर वो 2 घंटे में जाता है तो आधा किलोमीटर प्रति घंटा उसकी रफ्तार है। तो अगर वो 1 रेडियन का एंगल 1 सेकंड में कवर करता है तो 1 रेडियन पर सेकंड, ठीक है? और अगर 1 रेडियन का एंगल, अगर वो तेज चलेगा तो 1 रेडियन का एंगल, वो अभी पिछली बार कितना बोला था? 1 सेकंड ही बोला था ना, 1 रेडियन पर सेकंड, बट अब आधे सेकंड में कर रहा है तो 2 रेडियन पर सेकंड उसकी रफ्तार की जैसा लग रहा है। और यहां पर एनालॉगस चीज नजर आ रही है, जैसे रफ्तार है वैसे घूमने की भी रफ्तार है, ठीक है? तो इसीलिए अब क्योंकि हम घूम रहे हैं एक ही जगह पे खड़े होके, तो हमने कहा कि यार थीटा इज, ऑब्जर्वेशन से बोल रहे हैं, एनालॉगस, ठीक है? एनालॉगस टू पोजीशन,
ठीक है, मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि थीटा और पोजीशन सेम होते हैं, एनालॉगस टू पोजीशन। जैसे पोजीशन टाइम टू टाइम आपकी चेंज हो रही है, वैसे टाइम के साथ थीटा चेंज हो रहा है। ठीक है, सिमिलरली चेंज इन थीटा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जैसे कि मान लेते हैं मैं 30 डिग्री पे आदमी को देख रहा हूँ, 30 डिग्री से 60 डिग्री पे गया, यानी कि पाई/6 से पाई/3 रेडियन उसने कवर किया, तो बेसिकली पाई/3 रेडियन उसने कवर किया। ठीक है, एंगल वाइज 1 सेकंड में, तो पाई/3 रेडियन पर सेकंड, इट इज सेम एज ट्रेवलिंग दैट मच डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एनालॉगस, सिमिलर लुकिंग बट दे आर नॉट सेम। ठीक है, सिमिलर लुकिंग। सो यहां पर इस वर्ड को हमने एक नाम दिया कि जैसे वेलोसिटी है ना, तो हम इसको नाम देते हैं एंगुलर वेलोसिटी, जिसको मैं ओमेगा से रिप्रेजेंट करूंगा, इज एनालॉगस टू वेलोसिटी की तरह ही एक एनालॉगस चीज है। ये किसकी तरह हो गया? वेलोसिटी की तरह एक एनालॉगस चीज हो गया। ठीक है, सिमिलरली अगर वो अभी धीमे घूम रहा है लेकिन रफ्तार बढ़ा दे, तो जैसे वो रफ्तार बढ़ाने के लिए एक्सीलरेट करेगा, वैसे ही एंगुलर वेलोसिटी को बढ़ाने के लिए भी क्या करेगा? रफ्तार बढ़ाएगा। ठीक है, क्या करेगा? रफ्तार बढ़ाएगा। तो यहां से एंगुलर एक्सीलरेशन भी देखने को मिल रहा है। एंगुलर एक्सीलरेशन इज एनालॉगस टू एक्सीलरेशन। एनालॉगस मतलब सिमिलर वे में रिप्रेजेंट कर रही, मतलब रिप्रेजेंट नहीं बोलूंगा, सिमिलर वे में समझाया जा सकता है, बट दे आर डिफरेंट। ठीक है, चेंज इन पोजीशन इज इक्वल टू इज एनालॉगस टू चेंज इन थीटा। ठीक है, तो एंगुलर पोजीशन जो हो गई वो थीटा से रिप्रेजेंट हो जाएगी। ठीक है, और ये होगी बोलने की बजाय हो जाएगी बोलना ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि हम एक खोज करता है। ठीक है, हम चीजों को याद नहीं कर रहे हैं। तो जैसे पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, वैसे थीटा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो थीटा एंगुलर पोजीशन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ऐसा मैं नेचर को ऑब्जर्व करके समझ रहा हूं। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा, जो कि जैसे चेंज इन पोजीशन, पी मतलब पोजीशन ले रहा हूं, मोमेंटम नहीं, विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज वेलोसिटी, वैसे चेंज इन थीटा विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। न्यू डिस्कवरी, इजी डिस्कवरी और आसान चीज। ठीक है, तो ये चीज आ गई। सिमिलरली रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज एंगुलर एक्सीलरेशन। ठीक है, अब यार एनालॉगस भी हैं। ठीक है, क्या पोजीशन के साथ एंगल का कोई संदर्भ निकाला जा सकता है, कनेक्शन? तो हमने कहा ये तो यार शायद हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं पाई की खोज में। कैसे? अब देखो, पोजीशन के साथ तो नहीं, लेकिन आर्क लेंथ के साथ जरूर निकाल सकते हैं। ये आर्क लेंथ एस है, ठीक है, ये रेडियस आर है और ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है। तो यानी कि आर मल्टीप्लाई एंगल इन रेडियन इज इक्वल टू आर्क लेंथ, ये रिलेशन है। ठीक है, अब अगर मैं थीटा को टाइम से डिवाइड करूं और पोजीशन को टाइम से, सॉरी, उस डिस्टेंस को अगर मैं टाइम से डिवाइड कर दूं, तो जो वेलोसिटी है जो इस पाथ पे ट्रेवल करते हुए है, ठीक है, तो वो आ जाएगा v इज इक्वल टू आर, और रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल विद रिस्पेक्ट टू थीटा क्या हो जाएगा? ओमेगा। तो आर ओमेगा क्या आ जाएगा मेरे पास? v। सिमिलरली अगर मान लेते हैं कि वेलोसिटी में वेरिएशन आया है, कोई बात नहीं, वेलोसिटी में वेरिएशन आया है, तो वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम देखते हैं। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? डेल्टा डेल्टा लिख देता हूं मैं, डेल्टा लगा देता हूं और नीचे भी डेल्टा टाइम लगा देता हूं, आर तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया। ठीक है, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज एंगुलर एक्सीलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज एक्सीलरेशन। मिल गया? तो देखो कनेक्शन यहां देखने को मिल गया। और इसी कनेक्शन के साथ हमने कहा कि यार एक्सीलरेटेड मोशन के लिए हमारे पास v इज इक्वल टू यू प्लस एटी तो था ही, तो v क्या है? फाइनल वेलोसिटी। अगर एक पाथ पे देखूं, अगर इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v होगी, तो यहां पर उसका जो एंगुलर वेलोसिटी थी वो कितनी होगी? ओमेगा नॉट। और जब यहां पहुंच जाएगा तो उस वक्त एंगुलर वेलोसिटी पे होगी ओमेगा। तो फाइनल वेलोसिटी को हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करें तो v हो जाएगा मेरे पास आर ओमेगा। ठीक है, और u, v क्या है मेरे पास? v ये रहा, यहां पे लिखा था ना, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। ठीक है, जो उसकी फाइनल वेलोसिटी है वो आर फाइनल एंगुलर वेलोसिटी के बराबर होगी, आर ओमेगा। ठीक है, u क्या होगा? आर ओमेगा नॉट के बराबर होगा, और एक्सीलरेशन क्या होगा? आर अल्फा के बराबर होगा, मल्टीप्लाई टी आर आर आर, तो कॉमन आ जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। सेम समीकरण, क्योंकि सब एनालॉगस है और ये लॉजिकली समझ भी आता है भैया, सब एनालॉगस है तो सेम ही रहेगा। ओके, सिमिलरली s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब भैया एनालॉगस है, s में क्या हो जाएगा? आर थीटा इज इक्वल टू आर ओमेगा नॉट टी प्लस 1/2 आर अल्फा टी स्क्वायर, आर 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 कट जाएगा, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर। सेम ही आएगा ना? सेम आया। सिमिलरली तीसरी क्या बन जाएगी? ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2, एक्सीलरेशन की जगह अल्फा और पोजीशन की जगह थीटा। लो भैया, सेम समीकरण देखने को मिल गया है। क्या मिला है? सेम समीकरण। ठीक है, आप बात करते हैं, अगले पड़ाव पे चलते हैं। तो भैया हमें एक बात अब समझ आई, नीड ये थी, पोजीशन इसके टर्म में आया, और अब थीटा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, जैसे हम पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम को मेजर करते हैं,
ठीक है, वैसे ही हम इस चीज को मेजर करेंगे। अब इसके दो तरीके, या तो हम थीटा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम सेल्फ डिफाइन करेंगे, ऐसे मूव करो तो उससे डिसाइड होगा कि आपकी वेलोसिटी क्या है, और उससे डिसाइड होगा कि आपका एक्सेलरेशन क्या है, उसमें आने वाले परिवर्तन से। एक हो गया सीधा रास्ता। दूसरा, जैसे मोशन में करते हैं कि भैया मैं कहता हूं आपको पोजीशन इस टाइम पर इस पोजीशन पर होना है, जिससे मैं आपकी वेलोसिटी बता दूंगा, जिससे मेरे को एक्सेलरेशन पता चल जाएगा। बट सोचो, मेच्योरिटी लाओ अपनी सोच में, बट इन रियलिटी मोशन का कॉज कौन है? फोर्स। फोर्स की वजह से एक्सीलरेशन पता चलता है, एक्सीलरेशन से वेलोसिटी का पता लगाते हैं, और वेलोसिटी से पोजीशन का पता लगाते हैं। तो दोनों तरीके हो गए, दोनों तरीके हो गए। सवालों में तो हम किसी भी रास्ते आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन दो तरीके हो गए, आइदर हम कॉज से पोजीशन तक आए या पोजीशन से कॉज तक जाएं। तो ये दोनों रास्ते हमारे पास हैं। सो इट मींस कि मुझे थीटा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पता होगा, ठीक है, दो तरीके से। या तो मैं डिफाइन करूं कि ऐसे चलना है, जैसे मैं कोई मशीन बना रहा हूं तो मैं डिफाइन कर दूंगा ऐसे ऐसे जाए, ठीक है, या फिर किसी और चीज को जब मैं देख रहा हूं, उसका मोशन एनालाइज कर रहा हूं, तो उसका कॉज मुझे पता होगा, उस कॉज से थीटा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मैं निकालूंगा। थीटा से कॉज तक जाऊंगा तो डेरिवेटिव के रास्ते पहुंचूंगा, और कॉज से थीटा तक आऊंगा तो इंटीग्रेशन के रास्ते आऊंगा। एंड मुझे एक बात समझ आ रही है, यहां पर चीजें सेल्फ क्लियर हो रही हैं, सेल्फ लर्नर की तरह अपने आप समझ आ रहा है कि इंसान को क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है। वो रास्ता नेचर दिखा रहा है हमें, ठीक है। अभी तक हमने सर्कुलर मोशन के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा जो किताबों में लिखा है, लेकिन यही वो ब्रिज है जो जानना जरूरी है, ताकि वो सर्कुलर मोशन जिस चीज से हमारे पसीने छूटते हैं ना, वो 2+2 को सॉल्व करने जितना आसान हो जाएगा, क्योंकि चीजें होती हुई नजर आ रही हैं, समझ आती हुई नजर आ रही हैं। ये बात कभी नहीं भूलना है आपको। मेहनत कर ही रहे हो तो सही दिशा में मेहनत करना, ठीक है, क्योंकि मेहनत सब करते हैं, और मेहनत करने से सफलता मिलेगी, ये सही स्टेटमेंट नहीं है। सही दिशा में मेहनत करने से सफलता मिलेगी। सो डिस्कवरीज, ठीक है। अब मैं यहां पर चीजों को रब करता हूं और अपने डिस्कवरीज को एक बार लिस्ट करता हूं, क्योंकि डिस्कवर करेंगे और उसको लिस्ट करेंगे और फिर आगे की नीड पता चलेगी, ठीक है। तो हमारी नीड थी कि हमें अगर x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम एंड y एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिल जाए तो हमारा काम बन जाएगा, हम किसी भी कर्विलिनियर मोशन को समझ सकते हैं। ओके, ठीक है, क्योंकि तब मैं पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम वेक्टर को डिफाइन कर सकता हूं x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम i कैप, y एज अ फंक्शन ऑफ टाइम j कैप से। ओके, इस नीड के चलते हम आगे बढ़े, और हमने यहां पर क्या देखा, हमने यहां पर देखा कि हमारा जो एक सर्कुलर पाथ था, सर्कुलर पाथ पे मेरा x जो था, ठीक है, थीटा के साथ रिलेट हो रहा था, यानी x एज अ फंक्शन ऑफ थीटा हमें देखने को मिल रहा था, जो कि था r cos थीटा, जिसको हमने ट्रिग्नोमेट्री की मदद से खोजा। सिंपली देखो, दिख रहा है यहां पर, ये लेंथ हो जाएगी r cos थीटा, ये लेंथ हो जाएगी r sin थीटा, एंड y एज अ फंक्शन ऑफ थीटा हमें मिला r sin थीटा। ओके, लेकिन फिर हमने जब इसी पाथ को देखा, पर्सन की पोजीशंस को देखते गए, तो समझ आया कि भैया पोजीशन के साथ जब वो अपनी पोजीशन को जब बदल रहा है तो वो एंगल को भी बदल रहा है, और अगर एंगल को बदल रहा है तो ऑब्वियसली कर्वीलिनियर मोशन में एंगल तो बदलेगा ही, यानी कि एंगल का संबंध है इस मोशन के साथ और समय के साथ, ठीक है। और मोशन हम तभी समझ सकते हैं जब हम उसका संबंध समय के साथ ढूंढ लेते हैं, यानी कि एक की पॉइंट समझ आ गई कि मोशन को समझने के लिए आपको तब तक खोज करनी है जब तक आपको फाइनल संबंध, यानी कि रिलेशन, समय के साथ नहीं मिल जाता है, ठीक है, क्योंकि मोशन और समय हमेशा एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रहेंगे, ठीक है। तो फिर हमें पता चला कि ये जो थीटा है ये एक्चुअली में फंक्शन ऑफ टाइम है। थीटा हमारे पास फंक्शन ऑफ टाइम है, या तो ये हम डिफाइन करके मोशन को कंट्रोल करेंगे, या फिर कॉस को समझेंगे और इसको ढूंढेंगे। यानी कि अगर हम डिफाइन करेंगे तो डेरिवेटिव के रास्ते कॉस बनाएंगे, ठीक है, मतलब हम कॉस को ऐसा बनाएंगे कि वो हमारे इस डिफाइंड मोशन के हिसाब से चले, मतलब मशीन डिजाइन करेंगे, ठीक है, या फिर किसी और कंट्री की कोई मशीन होगी, रिवर्स इंजीनियरिंग करके समझ रहे होंगे, तो कॉस को समझ के इसके फंक्शन को डिस्कवर कर लेंगे। हमें डिफरेंशिएशन का भी मतलब पता है, इंटीग्रेशन का भी मतलब पता है। डिफरेंशिएशन का उल्टा ही इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन का उल्टा ही डिफरेंशिएशन है, ठीक है। तो चीजें कनेक्ट हो रही हैं। ओके, तो थीटा इज अ फंक्शन ऑफ टाइम पता चल जाए, बट इसी के साथ समझ आया एक्स इज अ फंक्शन ऑफ थीटा एंड थीटा इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। और अब बात आती है एक पेचीदा सवाल आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ, ठीक है। ये जो चीज है x इज अ फंक्शन ऑफ, जैसे हम कहते हैं f इज अ फंक्शन ऑफ x, यानी x इनपुट है, फंक्शन वो एक समीकरण है, यानी कि इक्वेशन है जिसके हिसाब से आउटपुट आएगा। ओके, लेकिन अब जरा बात को देखा जाए f इज अ फंक्शन ऑफ x, क्या हो अगर x किसी और का फंक्शन हो, ठीक है, तो इनपुट होगा t, t से फाइनल x एज अ फंक्शन ऑफ t आउटपुट आएगा, ठीक है। मान लेते हैं, मैं इसको लिख देता हूं t अपॉन में 2t² + 3, ठीक है। तो t इनपुट दूंगा, उसके हिसाब से t को अगर मैं 0 रखूंगा तो 0/3 0 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू क्या हो गई 0, फिर वो 0 इस फंक्शन के अंदर इनपुट बनेगा, ठीक है। रिलेशन फंक्शन इसीलिए पढ़ा था हमने और इसके बारे में जानकारी हमें है, ठीक है। तो ये इस फंक्शन का इनपुट है t, ठीक है, और ये है फंक्शन,
ठीक है। सिमिलरली एक्स स्क्वायर को अगर मैं मतलब एफ एक्स को देखो तो एक्स स्क्वायर अपॉन में 3 लिख देता हूँ। टी डालूंगा एक्स आएगा, एक्स डालूंगा इसमें डालूंगा, फाइनल एफ एक्स आ जाएगा, आउटपुट आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, तो टाइम के इनपुट से मुझे एंगल पता चलेगा और एंगल के इनपुट से मुझे पोजीशन पता चलेगी। यही तो डिस्कवर हुआ है, क्योंकि एक्स जो है थीटा पर डिपेंडेंट है। कॉस थीटा दिख रहा है ना, यानी कि थीटा पर डिपेंडेंट है। थीटा की वैल्यू पता चलेगी तो एक्स पता चल जाएगा। ठीक है, लेकिन थीटा कैसे पता चलेगा? अगर मैं कहूं थीटा टी, मैं कॉस क्रिएट करता हूं, थीटा टी इज इक्वल टू 2t+7, कोई भी इक्वेशन ले सकता हूं ना, टी की वैल्यू डालूंगा, टी की वैल्यू डालूंगा, थीटा पता चलेगा, थीटा पता चलेगा तो उस कॉस थीटा को जब मैं सॉल्व करूंगा, मल्टीप्लाई रेडियस करूंगा तो पोजीशन पता चल जाएगी। यानी फाइनली मेरे पास आ गया है, अगर मैं देखूं एक्स इज अ फंक्शन ऑफ थीटा है ना, तो मैं कह सकता हूं एक्स इज अ फंक्शन ऑफ टी। कैसे आएगा? आर कॉस थीटा क्या है? 2t+7, यही है ना। अब तो डायरेक्ट मैंने उस फंक्शन को लिख दिया। ठीक है, टी की वैल्यू डालूंगा, 2t+7 बन के वो थीटा ही तो बन जाएगा, और फिर कॉस उस थीटा का करूंगा, मल्टीप्लाई आर करूंगा, एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिल गया। एंड यूरेका, मैंने अपनी नीड को पूरा कर लिया। मैंने मतलब मैंने फाइनली अपनी नीड को चेरिश किया, एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम को डिस्कवर कर लिया। अब सारा काम मात्र एक सिंप्लीफिकेशन बचा है और कुछ नहीं, अभी करेंगे वो चीज, लेकिन ये चीज आ गई। बट अब एक बड़ा ही सैड सा क्वेश्चन, इट हैपेंस ओनली इन इंडिया। ठीक है, मतलब ये वर्ल्ड वाइड क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन ओनली फॉर इंडियंस है। ठीक है, कि यार ये क्या है कंपोजिट फंक्शन। हो सकता है आप में से बहुत से बच्चों ने ये वर्ड भी ना सुना हो, क्योंकि आप 11th में हो और इसमें आपकी गलती नहीं है, बट आप इसको पढ़ोगे 12th में। ठीक है, मैथ्स में ये टर्म पहली बार पढ़ा जाएगा 12th में, और ये चीज जब हम 12th में पढ़ेंगे, इसका डेरिवेटिव 12th के भी लास्ट में पढ़ेंगे। ओके, तो अगर मैं उसका डेरिवेटिव वहां पढ़ूंगा, तो मैं अगर उस चीज की जानकारी मेरे ब्रेन में होगी ही नहीं, तो मैं उसको यहां अप्लाई कैसे करूंगा? और अगर अप्लाई नहीं करूंगा तो मजबूरन, चाहे मैं कितना ही कह लूं कि मैं चीजों को याद नहीं करता हूं, बट आज मेरे पास सिचुएशन ऐसी आ गई कि अब मुझे चीजों को याद करना पड़ेगा। लेकिन नो वरी, चीजों को ओवर ड्रामेटिक नहीं करेंगे, हमें नेचर का एल्गोरिदम पता है, हम खोज लेंगे और समझ जाएंगे। अब अपने आप से सवाल पूछूंगा मैं, आपकी तरफ से बोल रहा हूं मैं स्टेटमेंट, क्या मुझे डेरिवेटिव पता है? यानी कि एक्चुअल उसका मीनिंग क्या मुझे लिमिट पता है, डेरिवेटिव पता है, इंटीग्रेशन पता है, उसके एक्चुअल मीनिंग को नेचर से एक्सप्लोर किया है? मेरा कहने का मतलब है कि आपने इस चीज को, जो हमने स्टेम वेदास के लेक्चर्स में, जो हमने कैलकुलस को नेचर में ऑब्जर्व किया था, क्या वो हमने पढ़ा है? अगर जवाब हाँ है तो इसके आगे की खोज मैं स्वयं कर लूंगा, मैं मतलब आप कर लोगे। ठीक है, अगर मुझे फॉर्मूलाज पता है डेरिवेटिव इंटीग्रेशन के, कोई फर्क नहीं पड़ता, इट इज एज इक्वल एज जीरो नॉलेज। ठीक है, जीरो नॉलेज के बराबर है। सो अगर आप कोई फर्स्ट टाइम व्यूअर हो जो डायरेक्ट इस लेक्चर को देख रहे हो, ठीक है, चाहे ऐप पे चाहे यूट्यूब पे, कैलकुलस सीक्वेंस जरूरी है। देखो बिना सिर्फ कैलकुलस नहीं, सीक्वेंस जरूरी है, क्योंकि हम चीजों को जोड़ते हुए आए हैं, कोई भी चीज टूटी हुई नहीं है। और अगर आपको यूट्यूब पे सीक्वेंस नहीं समझ आ रहा है, कम टू द एप्लीकेशन, वहां पीडीएफ है, कौन सी चीज कब पढ़नी है सब मेंशन्ड है, सीक्वेंस में फॉलो करो एंड बूम, सारी चीजें अपने आप कनेक्ट हो जाएंगी। ओके, तो आप देखो, क्या मुझे कंपोजिट फंक्शन 11th में पढ़ूंगा? नहीं। उसका डेरिवेटिव पता है? नहीं। लेकिन क्या मुझे कैलकुलस का पता है? हाँ। अगर हाँ है, ठीक है, तो मैं आगे अब क्या करता हूं कि कंपोजिट फंक्शन के डेरिवेटिव को उस नॉलेज से डिस्कवर करता हूं जो मेरे पास है, कैलकुलस यानी कि डेरिवेटिव का ज्ञान, उसके जरिए देखते हैं, और वो ज्ञान मिलते के साथ ही मेरी सारी नीड्स पूरी हो जाएंगी। मेरी सारी नीड्स पूरी हो जाएंगी। क्यों हो जाएंगी? मेरी जो अगली नीड है वो क्यों आई, पहले उस पर देखते हैं। ठीक है, क्योंकि मेरे को मिल गया एक्स एज अ फंक्शन ऑफ थीटा, बट थीटा इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, अब जैसा कि मैं जानता हूं, पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आई कैप है, एंड वाई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम जे कैप है, तो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम वेक्टर मुझे कैसे मिलेगा? ऑब्वियसली डेरिवेटिव करके एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम का, जिससे मुझे एक्स की वेलोसिटी पता चलेगी, और डेरिवेटिव एज अ फंक्शन ऑफ टाइम वाई का जब मैं करूंगा तो मुझे वाई वेलोसिटी पता चलेगी। बट अब कैच क्या आ गया? कैच ये आ गया कि यार मुझे एक्चुअली में डेरिवेटिव करना है डी बाई डी टी ऑफ एक्स एज अ फंक्शन ऑफ थीटा विच इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो ये चीज ऐसा नहीं है कि मैं कर नहीं सकता, लेकिन सिनेरियो ये है कि अभी मुझे नहीं पता है। मैं यहां तक की जानकारी तो ले चुका हूं, इसकी जानकारी नहीं है, तो क्यों ना इस चीज की जानकारी अब प्राप्त करी जाए, क्योंकि अब ये बन गया है क्या? आपकी नीड। क्या बन गया है? आपकी नीड। ठीक है, सो दिस इज योर सेकंड नीड, कि आपको इस डेरिवेटिव को सॉल्व करना आना चाहिए, यानी कि आपकी नीड निकल कर आ गई, अंडरस्टैंड डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन आपकी क्या बन गई? नीड बन गई। एक नीड से शुरू किया, अंत तक पहुंचे, अब एक और नीड हमारी निकल कर आ गई है, और इस नीड के साथ हम करने चलते हैं आगे की डिस्कवरी। ठीक है, तो अब यहां पे रब कर देता हूं। ठीक है, मेरी नीड है कंपोजिट फंक्शन, तो अब थोड़ी देर के लिए अपन सर्कल वर्कल से बाहर, कर्व से बाहर, ठीक है, हम देखते हैं कि एक फंक्शन है जी एक्स।
जी एक्स, ठीक है। मैं सिंपली जी एक्स नहीं लिखता हूं, ऐसे लिखता हूं वाई इज अ फंक्शन ऑफ एफ, ठीक है। वो इनपुट उसमें एच फंक्शन है, लेकिन एच जो है वो एक्स का फंक्शन है, ठीक है। वाई जो है एच का मतलब एक्स इज अ फंक्शन ऑफ थीटा, सॉरी, पोजीशन इज अ फंक्शन ऑफ थीटा, थीटा इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। सिमिलरली मैंने ऐसे लिखा है, आई मीन टू से एच एक्स कोई फंक्शन है, एच एक्स कोई फंक्शन है, कोई इक्वेशन होगी, ठीक है, कोई इक्वेशन होगी, तो इस इक्वेशन से एच एक्स आउटपुट आएगा और ये जो आउटपुट है ये इस फंक्शन का इनपुट होगा, ठीक है, वो उस फंक्शन का इनपुट होगा। इस तरह के फंक्शन को हम कहेंगे कंपोजिट फंक्शन, ठीक है। तो चलो ये हो गया मेरे पास कंपोजिट फंक्शन, और ये तो हमने रिलेशन फंक्शन में पढ़ा ही है, ठीक है। तो अब देखो ये अपने को समझ आ गया, ठीक है, इसीलिए मैंने आपको ऑलरेडी इसको 11th में पढ़ाया है, ठीक है, मैथ्स के अंदर। रीजन इज दिस थिंग कि हमें ये चीजों की जरूरत थी, दैट इज वाई उसको पढ़ाया, मैंने 12th तक का वेट नहीं किया। तो हाँ, ये भी लाइन बोल देता हूं तभी कि आपको कई बार ऐसा लगता होगा कि यार ये तो पहले ही क्यों पढ़ रहे हैं हम, तो रीजन आपको समझ आ ही गया होगा, ठीक है, उसको वहां डालने के पीछे नीड थी। तो मैं क्या जानता हूं कि अगर मैं y एज अ फंक्शन ऑफ x का डेरिवेटिव करना चाहूं, तो dy अपॉन में dx के बारे में जो जानकारी है मेरे पास वो ये है कि मैं उसको लिमिट की प्रक्रिया से ही निकाल सकता हूं। और कैसे? डेल्टा y अपॉन में डेल्टा x करके, क्योंकि अगर मैं डायरेक्टली सॉल्व करूंगा तो वो 0/0 का फॉर्म होगा, जो कि मुझे नहीं पता है, बट उसको डेल्टा x को 0 कर करके डेटा को प्लॉट किया जाता है, लिखा जाता है, उसके बेसिस पे ये प्रिडिक्ट किया जाता है, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों से, एक्चुअल कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं, दोनों से ये प्रेडिक्ट किया जाता है कि इस पॉइंट पे जहां इनके बीच में कोई गैप नहीं होगा, यानी डेल्टा एक्स एग्जैक्ट 0 होगा, तब उसकी वैल्यू क्या होगी, उस प्रक्रिया को हम लिमिट बोलते हैं। और डेरिवेटिव लिमिट की ही एक प्रक्रिया है जहां आप चीजों को डिवाइड करते हो और कंपेयर करते हो। तो आपको पता चलेगा डेल्टा वाई मतलब आप यहां पर एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स को माइनस करोगे एफ ऑफ एक्स से, और डिवाइड बाई एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। इसका लिमिट निकालते हो आप, ठीक है। और ये मैं मान के चल रहा हूं कि आपने वो पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो आपको फिर यहां पे कोई बात समझ नहीं आएगी, क्योंकि आपका ब्रेन प्रोसेस नहीं कर पाएगा, ठीक है। लेकिन वो पढ़ लिया तो बड़ी ही आसान सी बात मैं यहां लिख रहा हूं, ओके। तो ये हम जब करते हैं तो x माइनस एक्स तो यहां पे हटा दो, नीचे बचा डेल्टा एक्स, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों किया जाता है, ठीक है, बट हम एक ही लिख रहे हैं। तो ये करने से मुझे क्या पता चलेगा? डेरिवेटिव। अब मुझे किसका डेरिवेटिव निकालना है? इसका। तो इसका डेरिवेटिव इसके संदर्भ में अगर मैं निकालूं तो वो कुछ ऐसा ही होगा कि डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा एक्स, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। और ये मैं क्यों कर रहा हूं? अपनी नीड को केटर करने के लिए, ठीक है। तो मेरी नीड के अनुसार डेल्टा वाई और इस चीज को देखूं, ठीक है, तो इसमें एच की वैल्यू थोड़ी आगे कैसे बढ़ेगी? ऑब्वियसली एक्स की वैल्यू को आगे बढ़ाओगे, एच की वैल्यू एक्स पे डिपेंडेंट है, एक्स वैल्यू जब आप डालोगे तो एच एक्स आउटपुट आएगा, वो एफ के लिए इनपुट हो जाएगा, ठीक है। अब आप एक्स में जब डेल्टा एक्स वैल्यू आगे बढ़ोगे, बहुत थोड़ा सा गैप करके आगे बढ़ोगे, तो आप एक्स प्लस डेल्टा एक्स पे पहुंच गए, ठीक है। तो एच ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स फाइनल आउटपुट होगा, जो कि इस फंक्शन के लिए इनपुट का काम करेगा, और ये अपने वाई टू पर पहुंचेगा, ठीक है। यानी कि वाई टू क्या होगा यहां पर? एफ ऑफ एच एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है, माइनस एफ ऑफ एच एक्स, ठीक है। और ये सोचने वाली चीजें हैं, आपको सोचना होगा, ठीक है। y इज अ फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एच, मैं सिर्फ h लिखता हूं, एच एक्स नहीं लिखता हूं, ठीक है। एंड यहां पर क्या है? h की वैल्यू है, एंड सोचो h इज अ फंक्शन ऑफ x और यहां पर x है, ठीक है। आपने x की कोई वैल्यू ली, ये फंक्शन है, तो यहां पर जो आउटपुट आएगा वो एच एक्स आएगा। फिर आप x में जब डेल्टा एक्स वैल्यू आगे बढ़े, ठीक है, तो आउटपुट आएगा एच एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है। ये क्या है? वैल्यूज है, इनको कुछ अलग तरीके से मत देखो, क्योंकि फॉर्मूला है, ये मात्र वैल्यूज का रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो यही वैल्यूज, तो यहाँ एक्स एक्सिस पे एब्सेसिका पे एच को ही तो रिप्रेजेंट कर रहे हो, ये जो वैल्यू है वो ये रही, ठीक है। तो बेसिकली ये जो वैल्यू है, मान लेते इसकी वैल्यू 3 है, इसकी वैल्यू 3.01 है, तो 3 कहाँ है? ये रहा, ठीक है। और 3.01 कहाँ है? ये रहा, ठीक है। तो ये हो गया एच एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है। और ये रहा आपके पास, ऐसे बना देते हैं, y इज इक्वल टू एफ एच है, तो ये एच एक्स क्या हो जाएगा? इनपुट, तो यहाँ पे आएगा एफ ऑफ इनपुट क्या है? एच एक्स है, ठीक है। और यहां पर इनपुट क्या है? एफ ऑफ एच एक्स प्लस डेल्टा एक्स। समझ आया? ठीक है। तो डेल्टा वाई क्या है? ये रहा, और आसानी से कर सकते हैं, जैसे मान लो मैंने डायरेक्ट लिखा, हो गए कंफ्यूज, तो ये है हमारे कंफ्यूजन का सॉल्यूशन। आसान है ना? ठीक है। तो डेल्टा वाई ये रहा, ठीक है। मुझे क्या निकालना है? चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालना है, ओके। तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स यानी कि इसके रिस्पेक्ट में, तो एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स,
जिसको कंपेयर कर रहे हो उसी को तो डिवाइड करोगे। ऐसा थोड़ी है कि जिस ग्राफ पे वही कर रहे हो। आप इसकी वैल्यू को इसके चेंज को इसके चेंज के साथ कंपेयर करना चाहते हो तो वही कर रहे हैं हम लोग। तो मैंने y का चेंज लिखा और x का चेंज लिख दिया। x माइनस ये कट जाएंगे तो मैंने यहां से हटा दिया, x2 माइनस x1 था ना, हटा दिया। अब लिमिट करना पड़ेगा, लिमिट का प्रयोग करूंगा डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, क्योंकि अगर डेल्टा एक्स की वैल्यू में जीरो ले लूंगा तो 0/0 का फॉर्म आ जाएगा जो मैं डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकता हूं। तो हम लिमिट की प्रक्रिया का इस्तेमाल करेंगे, डेल्टा एक्स को छोटा करते जाएंगे, वैल्यूज पता चलती जाएंगी, डाटा लिखा हुआ आता जाएगा, लिखते जाएंगे डेल्टा एक्स को छोटा करते हुए, उसके बेसिस पे प्रेडिक्ट किया जाएगा कि इसकी वैल्यू क्या होगी। रेगुलर स्टैंडर्ड प्रोसीजर। अब उसी स्टैंडर्ड प्रोसीजर को मद्देनजर रखते हुए मैं यहां पर एक चीज करता हूं कि चलो इसकी मदद से मैं डेरिवेटिव निकाल सकता हूं, ठीक है। लेकिन अब मेरे दिमाग में एक बात आई उसी गणितज्ञ की तरह, और मैं यहाँ पे मेरा मतलब मैं उस गणितज्ञ को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जिन्होंने इस चीज को पहली बार किया था। और वो कौन थे पता है? सर आइजैक न्यूटन एंड सर लेबनिज, इन्होंने ये काम किया था। उन्होंने कहा कि यार देखो, अपनी मैच्योरिटी का इस्तेमाल करो। व्हाट इज दिस इज जस्ट अ वैल्यू, ठीक है। ये एक वैल्यू है, ये है y2, ये है y1, उन दोनों का डिफरेंस है, ये भी एक वैल्यू है, ठीक है। और अगर आप इस चीज को देखो, ये y2 माइनस y1 है और डेल्टा x क्या है? x2 माइनस x1 है। ये x1 है, ये x2 है, उन दोनों का डिफरेंस ही तो डेल्टा x है ना। ओके, तो अब उन्होंने कहा नहीं, सोचा और देखा, hx प्लस डेल्टा x माइनस एफ ऑफ एच एक्स को एक काम करते हैं कि यार इसको डिवाइड करते हैं एच एक्स प्लस डेल्टा एक्स से और एच एक्स से माइनस कर देते हैं, ठीक है, ऐसे माइनस कर देते हैं। अब भैया डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, मैथ्स की वही जादूगरी वाला काम। एच एक्स मैंने कर दिया, मल्टीप्लाई भी किया, यहां से थोड़ा सा हटाता हूं, रब करता हूं, एच एक्स यहां पे लिखा, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, और जो पूरा था होल डिवाइड में डेल्टा एक्स यहां लिख दिया। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो। अब सोचो, कोई डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं हम लोग, हम खोज कर रहे हैं, तो सोचना, पॉज लेना, सोचना, ठीक है, कि यार डेरिवेटिव में ज्ञान के अनुसार बढ़ते हैं। डेरिवेटिव में हम बेसिकली करते क्या है, इस गैप को छोटा करते रहते हैं, जिसकी मदद से हम प्रेडिक्ट करते हैं। जैसे जैसे डेल्टा एक्स छोटा होता जाएगा, डेल्टा एच भी छोटा होता जाएगा। तो बेसिकली इस ग्राफ पे देखें तो ये भी छोटा होता जा रहा है। इजंट इट सिमिलर? सेम प्रोसीजर जैसे डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स निकाल रहे थे जब डायरेक्ट फंक्शन था, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स था, जैसा काम कर रहे थे एग्जैक्टली वही चीज तो देखने को मिल रही है यहाँ पर। जैसे जैसे डेल्टा एक्स छोटा होता जाएगा, डेल्टा एच बोल लो इसे, डेल्टा एच भी तो छोटा होता जाएगा, चेंज इन एच भी तो छोटा होता जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर इनकी वैल्यूज भी तो मैप होती जाएंगी, उनके बेसिस पे इनकी वैल्यू को भी तो प्रिडिक्ट ही करोगे ना, सॉल्व थोड़ी करते हो यहाँ पर कुछ भी। आप सॉल्व तो आप बिटवीन 2 पॉइंट करते हो, उसके बेसिस पे एक पॉइंट की वैल्यू को निकालते हो। तो अगर मैं इसको देखूं, ठीक है, अपनी मैच्योरिटी के साथ, मैच्योर्ड सोच के साथ, दिस इज सेम एज, जैसे ये क्या है, अगर मैं डेल्टा एच बाई डेल्टा एक्स निकालूं, व्हाट इज दिस इज डेरिवेटिव ऑफ एच विद रिस्पेक्ट टू एच, सो दिस इज डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एच ही तो हुआ, यस और नो, ठीक है। तो यहां पर क्या आ जाएगा कि बेसिकली यहां पर आएगा मेरे पास डी वाई अपॉन में डी एक्स, ये वाले के लिए, इस वाले के लिए, इसके लिए नहीं, ठीक है, डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू, ये क्या है, ये है डेरिवेटिव ऑफ एफ, और आप डेरिवेटिव को एफ डैश एक्स करके भी रिप्रेजेंट करते हो ना, तो ये डेरिवेटिव ऑफ एफ फंक्शन है, बट इसमें इनपुट एक्स नहीं है, इनपुट एच है, तो एफ डैश एच एक्स, ठीक है, मल्टीप्लाई, अब क्या बचा, ये भी तो बचा है ना, ठीक है, ये डेल्टा एक्स तो डिवीजन में है तो यहाँ आके मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, ब्रैकेट बना दो, तो हमारे पास ये हिस्सा भी तो बचा हुआ है ना, इसको देखो, चेंज इन एच विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या है, डेरिवेटिव ऑफ एच एक्स, एंड वी हैव जस्ट डिस्कवर्ड दैट थिंग, जिसके लिए शायद हमारे एजुकेशन सिस्टम को ये लगता है कि आपको 12वीं में जाना पड़ेगा, बट नीड उसकी 11वीं में है, बट स्टिल कितनी ही आसानी से आपको इसको 2-3 बार सेल्फ ऑब्जर्व करना है, ठीक है, सुनने से काम नहीं चलेगा, जब तक आप स्वयं नहीं पढ़ोगे कभी काम नहीं होता है। हालांकि चीज बड़ी आसान है, 2 बार आप खुद करोगे समझ आ जाएगा, समझ तो अभी भी आ गया होगा और अच्छे से समझ आएगा, और समझ आ भी गया होगा तो भी सेल्फ करना है, क्योंकि आपको सेल्फ लर्नर बनाना है, आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनना है, ठीक है, इसलिए आपको स्वयं करना होगा। यानी कि अगर कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव करूंगा तो उस फंक्शन का डेरिवेटिव करो, वहां पे x की जगह एच एक्स फंक्शन ही लिखूंगा मैं, ठीक है, और मल्टीप्लाई में उस फंक्शन का डेरिवेटिव आएगा, ठीक है। ये कोई फॉर्मूला याद करने का नहीं है, ये नेचर से डिस्कवर की हुई चीज है। इट मीन्स कि y इज अ फंक्शन ऑफ साइन, मान लेते हैं साइन थीटा, एंड थीटा इज अ फंक्शन ऑफ x, e टू द पावर x ले लिया मैंने, ठीक है। अभी इनके डेरिवेटिव आपको शायद याद ना हो, कोई बात नहीं, फॉर्मूले याद नहीं होते हैं, वो समय के साथ याद हो जाते हैं, ज्ञान होना चाहिए। बट अब अगर मैं डी वाई अपॉन में डी एक्स निकालना चाहता हूं, जिसमें कि y हो जाएगा मेरे पास साइन e टू द पावर x, तो मैं क्या करूंगा, फंक्शन का डेरिवेटिव, फंक्शन क्या है, साइन, साइन का डेरिवेटिव होगा कॉस,
बट अंदर क्या होगा एच एक्स, तो एच एक्स क्या है यहाँ पर ई पावर एक्स है, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई में आएगा मेरे लिए, तो ब्रैकेट लगा के अलग करूंगा, मल्टीप्लाई में आएगा ई एक्स का डेरिवेटिव जो कि ई एक्स ही होता है, तो फाइनली डेरिवेटिव आया ई एक्स कॉस ई एक्स। लो भैया हो गया काम। यानी कि अब मैंने अपनी सारी नीड्स को पूरा कर लिया है। क्या कर लिया है? सारी नीड्स को पूरा कर लिया है। एंड मेरी नीड्स क्या क्या थी? मेरी नीड एक तो ये रही, और मेरी नीड थी फाइंडिंग द डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन का मुझे डेरिवेटिव चाहिए था, ठीक है। कंपोजिट फंक्शन का मुझे डेरिवेटिव जानना था, एंड माई नीड्स आर फुलफिल्ड। यानी कि अब मैं कहूं x इज अ फंक्शन ऑफ थीटा, थीटा इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, विच इज r cos थीटा इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अब मैं फाइनली इसका डेरिवेटिव निकाल सकता हूं, ठीक है। और मैंने चीजों को जब ढूंढा, तो क्यों ढूंढा? क्योंकि उसकी नीड नेचर ने दिखाई। इसीलिए हम मैथ में इन चीजों को पढ़ते हैं एज पैरामेट्रिक इक्वेशन, ठीक है। बट हम चीजों को याद करते हैं कि इसको पैरामेट्रिक में कैसे कन्वर्ट करें, पैरामेट्रिक को इसमें कैसे कन्वर्ट करें। इंसान को कोई सपना थोड़ी आया था कि पैरामेट्रिक बनाना है। कुदरत ने हमें उसकी नीड दिखाई थी, तभी हमने उस पे काम किया था और तभी हमने उस चीज को खोजा था। मैथ्स कुदरत से बात करने की भाषा है। जहां आप बात नहीं कर पाओगे, वहां नेचर आपको स्वयं इशारा देगा कि आपको और क्या सीखना है, और उसी से आपको पता चलेगा। क्योंकि इंसान को यह भी नहीं पता कि उसे बढ़ना कहाँ है। तो मौजूदा ज्ञान से ही आप सही दिशा को देख सकते हो। आपको आपकी नीड्स वो भी नेचर दिखा देगा, और जब नेचर आपको सही रास्ता दिखा रहा है, राइट वे दिखा रहा है, बस वो इतना ही चाहता है कि जितनी गणित का ज्ञान आपके पास अभी है ना, उसके जरिए मुझसे, मतलब नेचर से एक बार बात करो। नेचर इतना अच्छा दोस्त है ना आप लोगों का। सबसे अच्छी किताब नेचर है। नेचर को ऑब्जर्व जिसने किया है ना, नेचर से ज्ञान जिसने लिया है ना, वही महान इंसान बना है। क्योंकि नेचर के पास संपूर्ण ज्ञान है, ठीक है। इंसानों के पास नहीं है, नेचर के पास है संपूर्ण ज्ञान। वो ज्ञान को हासिल करने के लिए समय निकाल के बस नेचर से बात करनी होती है, उस भाषा में जो कि गणित है। और गणित जितनी आपको आती है उतने से ही बात करोगे, तो उसके आगे की थोड़ी जानकारी नेचर आपको देगा, फिर उस जानकारी से उससे आगे की देगा, उस जानकारी से उससे आगे की देगा, एंड सो ऑन, आपका काम हो जाएगा। सो फाइनली मैं अब यहां पे कंक्लूड कर सकता हूं कि मैं सर्कुलर मोशन को समझ चुका हूं। इवन दो मैंने सर्कुलर मोशन के बारे में अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, बट अब मैं समझ गया हूं। क्यों? क्योंकि एक कर्वी लीनियर मोशन को समझने के लिए दो इंडिपेंडेंट मोशन एक्स टी वाई टी, और अगर 3D में है तो जेड टी, इनका पता होना चाहिए, जो कि मुझे पता चल गया है, ठीक है। प्लस फॉर सर्कुलर मोशन अगर मैं बात करूं, सर्कुलर मोशन के लिए मुझे पता था कि x इज अ फंक्शन ऑफ थीटा निकल कर आया, जो कि r cos थीटा था। बट मुझे फाइनली खोज को तब तक जारी रखना है जब तक कनेक्शन मुझे टाइम के साथ ना मिल जाए। तो मुझे पता चला कि थीटा इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ये पता चल गया। तो फाइनली x इज अ फंक्शन ऑफ थीटा इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ये पता चल गया। तो इट मीन पोजीशन का और टाइम का रिलेशन, समीकरण मुझे मिल चुका है। तो अब मैं पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम वेक्टर, जो कि x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम होगा, इसको मैं डायरेक्टली ऐसे भी बोल सकता हूं, x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। एक ही बात हुई, ठीक है। आई कैप प्लस वाई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम जे कैप मिल गया, और मिल गया तो मेरा काम हो गया। क्यों? क्योंकि इसका डेरिवेटिव करके मैं वेलोसिटी बता सकता हूं, इंस्टेंट वाली, ठीक है। इंस्टेंट वेलोसिटी बता सकता हूं। इंस्टेंट वेलोसिटी एक्स की और वाई की पता चल गई, तो ट्रिग्नोमेट्री और पाइथागोरस से मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बता दूंगा। वेलोसिटी का डेरिवेटिव करके मैं एक्सीलरेशन निकाल लूंगा, उसका पाइथागोरस और ट्रिग्नोमेट्री की मदद से मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बता दूंगा। एक्सीलरेशन पता चल गया तो मैं फोर्स बता सकता हूं, कॉज। और अब अगर मैं सीधे रेखा में आगे बढ़ सकता हूं, तो मैं उल्टा भी कर सकता हूं। यदि मुझे फोर्स का पता होगा तो मैं एक्सीलरेशन निकाल लूंगा, एक्सीलरेशन का पता होगा तो वेलोसिटी निकाल लूंगा, वेलोसिटी का पता होगा तो पोजीशन निकाल लूंगा। यानी सब कुछ ढूंढने के लिए अब मैं कैपेबल हूं। और इस चीज के लिए मेरी मदद किसने करी? मेरे उस ज्ञान ने, जो मैंने इस चीज को ऑब्जर्व करने पहले तक हासिल किया था। और नेचर से बनाई हुई मेरी इस अद्भुत दोस्ती से मैंने बस नेचर से बात करी, मैंने मतलब आपने नेचर से बात करी और ज्ञान को प्राप्त कर लिया। अब देखो कितना आसान है, ठीक है। हालांकि मैं इसको सेकंड वीडियो लेक्चर में कंटिन्यू कर सकता हूं, बट एक कंटिन्यूटी के लिए कि अब चीज कितनी आसान हो चुकी है, बस इसीलिए थोड़ा सा वीडियो को लंबा करूंगा। बट सर्कुलर मोशन इज फिनिश्ड, ठीक है। मेरी नीड पूरी हो चुकी है, डेरिवेटिव करना आता है। एक दो क्वेश्चन भी बस बना लेता हूं डेरिवेटिव के, जस्ट फॉर मोमेंटम, ठीक है। मैं कहता हूं y इज अ फंक्शन ऑफ साइन, साइन तो हो गया, मतलब मैं वो डेरिवेटिव नहीं ले रहा जो भी आप 12th में पढ़ोगे, बट स्टिल ऐसा मान लेता हूं कि डेरिवेटिव का फॉर्मूला मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। मैं कहता हूं log t है, एंड t इज अ फंक्शन ऑफ, t इज अ फंक्शन ऑफ x है, t इज अ फंक्शन ऑफ x है, विच इज साइन x, ठीक है। ये ले लिया मैंने। तो y एज अ फंक्शन ऑफ x, t तो ये रहा, y एज अ फंक्शन ऑफ t तो ये रहा, बट y एज अ फंक्शन ऑफ x क्या हो जाएगा? log t की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? साइन
एक्स लिख सकता हूं। ठीक है, अब मुझे इसका डेरिवेटिव करना है। ठीक है, मैं निकालना चाहता हूं dy अपॉन में dx। अगर मुझे dy अपॉन में dt निकालना होता तो ये रहा y एज अ फंक्शन ऑफ t, वो आ जाता 1 अपॉन टी, काम खत्म। ठीक है, log t है, y एज अ फंक्शन ऑफ t है, टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या है, t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या है, बट मैं चाहता हूं y एज अ फंक्शन ऑफ x डेरिवेटिव निकालना चाहता हूं। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, ठीक है, y इज अ फंक्शन ऑफ y इज इक्वल टू f ऑफ एच एक्स। ठीक है, सो y डैश यानी उसका डेरिवेटिव इज f डैश एच एक्स मल्टीप्लाई h डैश x। यही ढूंढा है हमने, यही डिस्कवर किया है, तो अपने डिस्कवरी के हिसाब से चलें तो यहां पर dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, पहले log का डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, log एज अ फंक्शन ऑफ t है यहां पर, तो log का डेरिवेटिव क्या होगा 1 अपॉन टी, यानी कि 1 अपॉन टी। अब t क्या है यहां पर, t यहां पर sin x है, तो 1 अपॉन टी यानी कि 1 अपॉन sin x, क्योंकि f डैश एच एक्स है यहां पर। ठीक है, क्या है, f डैश एच एक्स है, तो यहां पर एच एक्स की जगह क्या है, t है, तो यहां पे 1 अपॉन साइन एक्स आ गया, 1 अपॉन टी कर दिया मैंने, यानी लॉग का डेरिवेटिव कर दिया। अब मल्टीप्लाई में, यानी कि उसको मैंने डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया, डॉट प्रोडक्ट नहीं, डॉट मल्टीप्लीकेशन के लिए, मल्टीप्लाई टी का डेरिवेटिव यानी एच एक्स का डेरिवेटिव, यानी कि टी फंक्शन का डेरिवेटिव, टी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है cos x, तो यहां पर आ जाएगा cos x अपॉन में sin x, यानी कि ये हो जाएगा cot x। लो भैया, डेरिवेटिव हो गया। सो इट मींस अपनी नीड फुलफिल, काम कैसे करना है पता चल गया। ठीक है, सो अब बढ़ते हैं, इस चीज को देखते हैं। ठीक है, सो थीटा इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ थीटा इज अ फंक्शन ऑफ टाइम विद रिस्पेक्ट टू टी इज एंगुलर वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, डिस्कवर कर चुके हैं हम। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज एंगुलर एक्सीलरेशन। थीटा इज इक्वल टू आर थीटा इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड, एस से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, आर्क लेंथ से। ठीक है, आर ओमेगा इज इक्वल टू टेंजेंशियल वेलोसिटी, अभी टेंजेंशियल क्यों है पता चल जाएगा। ठीक है, आर अल्फा इज इक्वल टू एक्सीलरेशन, ठीक है, लीनियर एक्सीलरेशन। ओके, ये चीजें हो गई, डिस्कवर्ड है हमारी, ढूंढ ली है। एक सर्कल लेते हैं। ठीक है, सर्कल लेते हैं, ये रहा मेरे पास। ठीक है, किसी भी एक एंगल पे चलते हैं थीटा। ठीक है, इसका x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम एंड y एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, और ये डिस्टेंस है r। पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम लिखो, पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम r cos थीटा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, थीटा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आप डिफाइन करोगे। ठीक है, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आई कैप प्लस r साइन थीटा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम j कैप, आ गया पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ओके, अब ये x की वेलोसिटी, x का पोजीशन है, ये y का पोजीशन है, जो कि टाइम के साथ कैसे वेरी करेगा, इस इक्वेशन से वेरी करेगा, यही तो जाना हमने। अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा तो x की वेलोसिटी देगा, इसका डेरिवेटिव करूंगा तो y की वेलोसिटी देगा, साधारण सी बात। ठीक है, तो यानी कि वेलोसिटी इन x डायरेक्शन इज डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम r cos थीटा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, सिर्फ x की लिख रहा हूं मैं, तो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, इसका डेरिवेटिव करें, कांस्टेंट बाहर, cos का डेरिवेटिव क्या होगा, साइन होगा माइनस में। ठीक है, तो ये आ जाएगा, एक ब्रैकेट बना लेते हैं, माइनस साइन, साइन अंदर का फंक्शन एज इट इज लिखूंगा थीटा टी। लेकिन अब जो अंदर फंक्शन है उसका भी तो प्रोडक्ट होगा, क्योंकि ये हमने खोजा था ना, एफ ऑफ एच एक्स का जो डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स वो होगा एफ डैश एच एक्स मल्टीप्लाई एच डैश एक्स। ठीक है, तो उसके अनुसार मैंने कॉस का डेरिवेटिव कर दिया साइन, और अंदर एच एक्स फंक्शन यानी कि थीटा टी फंक्शन डाल दिया, जो भी फंक्शन होगा जो हम शो करेंगे वही फंक्शन आएगा, बट मल्टीप्लाई में आएगा थीटा डैश टी, यानी कि मैं इसको थीटा डैश टी यानी कि थीटा का डेरिवेटिव डी थीटा अपॉन में डी टी, यही आएगा। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या है, ऑब्जर्वेशन से बताना है कि भैया एंगल विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन एंगल विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी, कहां गया, ये रहा, तो वही आएगा। तो यहां पर आ जाएगा वी एक्स इज इक्वल टू आर, इसको लिखता हूं मैं ओमेगा और माइनस साइन थीटा टी। ठीक है, आप यहां ओमेगा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम भी लिख सकते हो। ठीक है, वो भी यहां पर लिखना चाहिए हमें। ठीक है, तो मैं लिखता हूं, बट वही है, ब्रैकेट ब्रैकेट हो जाते हैं, आर ओमेगा। ठीक है, बट मान के चलो ऐसा कि ओमेगा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है, और थीटा ये तो मैं रिप्रेजेंट कर ही रहा हूं, बट ओमेगा के लिए भी रहता है। ठीक है, तो माइनस आर ओमेगा साइन थीटा टी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो क्या गया, एक्स की वेलोसिटी आ गई ना। ठीक है, सिमिलरली वी वाई क्या हो जाएगा मेरे पास, वी वाई इसका डेरिवेटिव करते हैं तो आर साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, प्लस में कॉस, कॉस थीटा टी रहेगा, और फिर डी थीटा बाई डी टी वो हो जाएगा ओमेगा। ठीक है, ये हो गया उसका डेरिवेटिव, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, तो मेरे पास आ गया वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू, और ये कौन सी वेलोसिटी, इंस्टेंट वेलोसिटी है। ठीक है, क्योंकि डेरिवेटिव करोगे तो इंस्टेंट ही मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर आ गया माइनस आर ओमेगा साइन थीटा टी। ठीक है, कौन सी डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, प्लस आर ओमेगा कॉस थीटा टी, कौन सी डायरेक्शन में,
वाई डायरेक्शन में, मिल गई ना वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट मिल गया। ठीक है, चलो आर ओमेगा ले लो कॉमन, वी वेक्टर इज इक्वल टू आर ओमेगा कॉमन ब्रैकेट में माइनस साइन थीटा, अभी मैं थीटा ही लिखता हूं, आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। ठीक है, कॉस थीटा जे कैप हो गया। वेलोसिटी वेक्टर आपने पता कर लिया, अब इसका मैग्नीट्यूड पता चल जाएगा, चल जाएगा। वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा, प्लस आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट, तो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉमन, आर ओमेगा बाहर, अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, 10वीं क्लास में पहुंच गए, आर ओमेगा, ये क्या बन गया, 1 बन गया, यानी कि वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। एंड ये तो हमने लीनियर से भी ढूंढा था, यहां से भी मिल गया। ठीक है, तो गणित हमारी सही होगी तभी तो सही सही आया ना। और अच्छी बात यह है कि नेचर से खोज के सही चीजें खोजी। ठीक है, चलो वेलोसिटी पता चल गई। ओके, अब बढ़ते हैं अगले पड़ाव पर। वेलोसिटी पता चल गई, चलो ठीक है, अब एक काम करते हैं, एक्सीलरेशन वेक्टर निकालते हैं। ठीक है, तो यहां पे लिखते हैं माइनस आर ओमेगा साइन थीटा आई कैप प्लस आर ओमेगा कॉस थीटा जे कैप। ठीक है, थीटा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम वही लिखा हुआ है, ओमेगा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, ओमेगा को कांस्टेंट खुद से मत मान लेना, क्योंकि हम रियलिटी को देखेंगे भैया। कोई भी चीज घूम रही है तो जरूर थोड़ी कांस्टेंट घूमेगी, वो अपनी घूमने की रफ्तार भी तो बढ़ा सकती है ना। ये भी वेरिएबल है, थीटा भी वेरिएबल है, बट रेडियस कांस्टेंट है क्योंकि पाथ सर्कुलर है। ठीक है, तो एक्सीलरेशन क्या होगा, ये तो वी वेक्टर है। ठीक है, अगर मैं इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, अगर एक्स का कर दूं और वाई का कर दूं, ठीक है, तो क्या मिल जाएगा, एक्स का एक्सीलरेशन वाई का एक्सीलरेशन। ओके, तो माइनस आर तो ले लिया मैंने बाहर, माइनस आर बाहर जाएगा बस, और कुछ नहीं। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद क्या होता है, ओमेगा साइन थीटा। ठीक है, यानी कि मुझे डेरिवेटिव करना है ओमेगा टाइम्स साइन थीटा का आई कैप प्लस आर डेरिवेटिव ऑफ ओमेगा टाइम्स कॉस थीटा का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू टी। और अब यहां पर एक और नीड निकल कर आ गई, जिसका तो बस हमें फॉर्मूला ही पता है, लेकिन अब क्योंकि नीड आई है तो हम खोजेंगे जरूर। ठीक है, खोजेंगे कि अगर दो फंक्शंस हैं, वेरिएबल्स हैं, प्रोडक्ट में है, तो उनका डेरिवेटिव कैसे करना है। उसके लिए हम फॉर्मूला याद कर लेते हैं कि यू वी का डेरिवेटिव करना है तो यू वी डैश कर दो प्लस यू डैश वी कर दो। ठीक है, बट क्यों कर दो ये जानना जरूरी है। तो देखो, जब भी आपके पास नीड आएगी 2 मिनट और एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, इस नीड को आप फुलफिल कर सकते हो। ठीक है, कैसे, अगर y f फंक्शन का और h फंक्शन का प्रोडक्ट में है तो इसका डेरिवेटिव ऐसा क्यों होता है, कैसे खोजें। तो ऑब्वियसली जब भी आपके पास नीड आएगी वो एक अपॉर्चुनिटी है खोजने की, और खोजने के लिए आपको अपने प्रीवियस ज्ञान का इस्तेमाल करना है कि भैया अच्छा डेरिवेटिव भी तो निकालना है ना, तो वो तो डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा एक्स होता है। ठीक है, कोई बात नहीं, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो करूंगा मैं, यही करूंगा ना, यही करूंगा। और इसमें क्या होगा, वाई डेल्टा वाई क्या होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई एच ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, यही होगा, होगा ना यही। ठीक है, माइनस एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई एच ऑफ एक्स, यही होगा। दो फंक्शन प्रोडक्ट में है, जैसे मान लेते हैं कि मैं वाई ले लूं यहां पर एक्स स्क्वायर साइन एक्स, तो एच एक्स हो गया एफ एक्स हो गया। ठीक है, इस तरीके से हो गया, हालांकि इसको भी आप एफ एक्स ही लिख सकते हो, बट इजी इजी फंक्शन में आपने तोड़ लिया। तो ये क्या होगा, एक्स प्लस डेल्टा एक्स डालोगे तो एक्स प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स, यानी कि एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स एच एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स एच एक्स। ओके, होल डिवाइडेड बाई एक्स प्लस डेल्टा एक्स एक्स टू माइनस एक्स वन, तो एक्स और एक्स को मैं दिखा के मिटा देता हूं, यही हो जाएगा। ओके, अब चलो चलते हैं कौन सी क्लास में, 8वीं क्लास में। 8वीं क्लास में हमें छोटे छोटे पैंतरे अप्लाई करना सिखाए जाते हैं, लेकिन अब देखो ये है, इसका क्या रिजल्ट है मुझे नहीं पता है, लेकिन वो कहते हैं ना अगर ऐसा हो जाता तो मजा आ जाता। ठीक है, तो वही अगर पे चलते हुए मैं यहां पर ब्लू कलर ही लेता हूं, ग्रीन पेन मेरा कहां गया, चलो हाँ मिल गया, एक सेकेंड, ग्रीन पेन लेते हैं। ठीक है, हमने यहां पर देखा कि एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स डॉट एच एक्स प्लस डेल्टा एक्स है। मुझे एक फॉर्मूला जो मैं ऑलरेडी जानता हूं कि एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई डेल्टा एक्स लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो होता है, तो वो डायरेक्ट क्या है, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एक्स है, एफ एक्स है। ठीक है, तो मैंने कहा कि इस पे फोकस करूं, अगर ऐसा होता कि माइनस एफ एक्स मल्टीप्लाई एच एक्स प्लस डेल्टा एक्स होता, तो क्या होता, मैं इसमें से कॉमन ले लेता, कॉमन ले लेता अगर मैं। ठीक है, तो क्या बचता, सिर्फ ये और ये बचता, क्योंकि ये तो कॉमन आ गया और डिनोमिनेटर में तो डेल्टा एक्स है ही। तो मैंने कहा चलो यार ऐसा करके देखते, मुझे नहीं पता रिजल्ट आएगा, कि किसी को नहीं पता जो पहली बार खोज रहा है। ठीक है, तो उसने क्या किया, माइनस किया और प्लस किया।
ठीक है, क्योंकि जितना घटाओगे उतना तो बढ़ाना भी पड़ेगा। तो ये माइनस कर दिया, ये प्लस कर दिया, और नहीं पता होगा या नहीं होगा, करते हैं, हो गया तो ठीक, नहीं हो तो फिर कुछ और सोचेंगे। तो ये माइनस किया, प्लस किया, और बचा क्या मेरे पास? बचा है मेरे पास माइनस एफ एक्स डॉट एच एक्स, यही बचा है। ठीक है, अब यहां पर ना होल डिवाइड बाई डेल्टा एक्स है। ठीक है, लेकिन अब देखा जाए तो मैंने इसके लिए जो किया ना, शायद मैंने सही स्टेप उठाया, क्योंकि नेचर ने मुझे एक तोहफा दिया। देखो यहाँ एफ एक्स कॉमन आ रहा है, हमने एच एक्स प्लस डेल्टा एक्स को कॉमन निकालना चाहते थे, बट नेचर ने एक और तोहफा दे दिया ये। अब क्योंकि डेल्टा एक्स तो कॉमन डिनोमिनेटर है ना, कॉमन डिनोमिनेटर है, तो मैं दोनों के नीचे अलग अलग लिख देता हूं, डिवाइड बाई डेल्टा एक्स, डिवाइड बाई डेल्टा एक्स। ठीक है, अब क्या हुआ, एच एक्स प्लस डेल्टा एक्स तो यहां कॉमन आ गया, लेकिन बचा क्या यहाँ, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स, प्लस प्लस लगा दिया। यहां से क्या कॉमन आ रहा है, एफ एक्स कॉमन आ रहा है, फिर ब्रैकेट में एच एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एच एक्स होल डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। और करना क्या है, लिमिट की प्रक्रिया का इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये तो एक रिप्रेजेंटेशन है जो बताता है कि आप लिमिट की प्रक्रिया से जवाब दोगे। तो जब लिमिट जीरो को अप्रोच करेगा, डेल्टा एक्स जीरो को अप्रोच करेगा, डेल्टा एक्स जीरो को अप्रोच करेगा, तो ये एच एक्स को अप्रोच करेगा, क्योंकि डेल्टा एक्स जीरो हो जाएगा तो बचेगा क्या, एच एक्स। ठीक है, तो यहां क्या बचेगा, एच एक्स, जब डेल्टा एक्स जीरो को अप्रोच करेगा। और ये क्या है, क्या है ये, ठीक है, क्या है ये, एफ एक्स का डेरिवेटिव। तो ये बन गया एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स, तो एफ एक्स ही रहेगा, एफ एक्स, ये क्या है, एच एक्स का डेरिवेटिव। हेंस डिस्कवर्ड, मेरी नीड भी मैं स्वयं पूरी कर सकता हूं। कोई भी चीज 2+2 को सॉल्व करने से ज्यादा मुश्किल नहीं है, और अपनी नीड को अगर मैं पूरी कर सकता हूं तो पढ़ाई आसान ही होगी ना, मुश्किल तो नहीं है। ठीक है, अरे यार 11वीं 12वीं अगर हार्ड हो गई तो बीटेक कितनी हार्ड हो जाएगी। और बीटेक जैसी चीजें में जो पढ़ने वाले हो वो खोजी इंसानों ने ही है, चीजें बहुत आसान है। आगे जो भी चीज पढ़ोगे ना, वो इंसानों के जिंदगी में मुश्किलों को आसान करने के लिए खोजी गई हैं। इट मीन्स आगे की पढ़ाई आसान होती है, लेकिन हम जब गलत दिशा में पढ़ते हैं, ये पता नहीं होता तो वो समझ नहीं आता, क्योंकि इससे वो जुड़ा हुआ है। अगर वो जुड़ा हुआ ये नहीं पता, प्रोसेस ही नहीं होता ना ब्रेन में प्रोसेस नहीं होता, तो हमें मुश्किल लगने लगता है, वो हमें लगता है ये हमसे हो नहीं पा रहा है इसलिए मुश्किल है, जबकि वहां धारणा गलत हो जाती है। क्योंकि जो डेटा ब्रेन में होगा आपका ब्रेन वही प्रोसेस कर सकता है, और अगर डेटा ही नहीं होगा तो चीजें आपको अखंड मुश्किल लगेंगी, क्योंकि सॉल्व ही नहीं कर पाओगे, ना उसको समझ पाओगे। तो देखो ये डेरिवेटिव समझ आ गया, नीड पूरी हुई, आगे का काम अब हम कर लेते हैं स्वयं। ठीक है, यहां तो मैंने चीजों को आपको जैसे बताया, आपको स्वयं भी करना है, मैं तो सिर्फ और सिर्फ दिशा दिखाने वाला इंसान हूं, पढ़ना अब आपको स्वयं है। ठीक है, तो आप देखो, ओमेगा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है, थीटा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है, एक्सीलरेशन निकालना चाहता हूं मैं, एक्सीलरेशन वेक्टर इज इक्वल टू माइनस आर, तो बाहर है। पहले क्या करूंगा, एक बार ओमेगा को बाहर लेता हूं, लिखता हूं मैं यहां पे प्रॉपरली, ओमेगा बाहर लिया, डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, मैं अब यहां मेंशन भी कर देता हूं। ठीक है, ओमेगा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बाहर लिया, डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, एक बार सिर्फ इसका करता हूं, फिर इसका अलग से करेंगे। ठीक है, सिर्फ एक्स डायरेक्शन पे फोकस करते हैं। फिर मैं लेता हूं प्लस, ठीक है, आर तो मेरा पूरा ही बाहर है। अब मैं साइन थीटा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम को बाहर लेता हूं, और डेरिवेटिव करता हूं ओमेगा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम का। ठीक है, रिमेंबर मैंने सिर्फ और सिर्फ, मैं मेंशन भी कर देता हूं, सिर्फ इसका किया है। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो यहां आई कैप भी लिख देता हूं, सिर्फ और सिर्फ ये वाला पार्ट लिखा है। अब इसको देखें तो माइनस आर, अब ओमेगा ही लिख दो, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम पे तो ओमेगा की तरह ही रिप्रेजेंट होगा, उस टाइम पर जो वैल्यू है, आर ओमेगा माइनस आर ओमेगा, साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस थीटा। अभी तो किया हमने डेरिवेटिव, साइन थीटा का डेरिवेटिव होगा आपके लिए साइन, सॉरी कहां गया, ये तो वेलोसिटी है, अच्छा वो मिटा दिया क्या मैंने, ओके मिटा दिया, कोई बात नहीं। साइन थीटा का डेरिवेटिव होता है कॉस थीटा। ठीक है, तो माइनस आर ओमेगा कॉस थीटा, लेकिन टी के टर्म में डेरिवेटिव कर रहे हो तो कॉस थीटा टी तो लिख दिया आपने। अब थीटा का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ थीटा विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज ओमेगा, तो यहां पर क्या आ जाएगा, ओमेगा आ जाएगा एक और, तो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई ब्रैकेट बना के लिख देता हूं ओमेगा। ठीक है, ओमेगा प्लस साइन थीटा, अब थीटा टी की जगह थीटा लिख दिया, डेरिवेटिव ऑफ ओमेगा क्या होगा आपके लिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज एंगुलर एक्सीलरेशन, तो अल्फा को लिख दिया मैंने आगे, और इसके आगे लगा दिया मैंने आई कैप, और ये माइनस आर जो है यहां भी मल्टीप्लाई होगा, माइनस आर। ठीक है, माइनस आर अल्फा साइन थीटा, क्योंकि आर देखो कॉमन था, बाहर था, तो अब साथ में लिख दिया, तो ये आएगा ओमेगा 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 स्क्वायर, तो माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा माइनस आर अल्फा साइन थीटा। ठीक है, आई कैप देखो दोनों के साथ है, तो आई कैप लिख दिया मैंने। ठीक है, तो ये लिख दिया। अब बढ़ते हैं इस पे, अब इसकी बात करें तो आर बाहर है, चलो बाहर ही रहने दो, ओमेगा कॉस थीटा, जैसा यहां किया वैसे ही वहां करने वाला हूं, थोड़ा स्पीड में कर देता हूं। ठीक है, तो एक बार ओमेगा बाहर लिया तो कॉस थीटा का डेरिवेटिव होगा मेरे लिए माइनस साइन थीटा
कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा डी थीटा बाई डी टी ओमेगा हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा, ठीक है, जे कैप। अब मैं क्या करूंगा, प्लस में आर, ठीक है, कॉस थीटा बाहर लूंगा, कॉस थीटा बाहर लूंगा, कॉस थीटा बाहर लूंगा, ओमेगा का हो जाएगा अल्फा, ठीक है, कहां पर, जे कैप, ये भी जे कैप है, ठीक है, जे कैप है, कोई गड़बड़ी करी मैंने नहीं करी, ठीक है। तो अब इसको उठा के यहां ले आता हूं, आई कैप तो लिख लिया मैंने, अब मैं यहां लिखता हूं माइनस ओमेगा 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 स्क्वायर आर ओमेगा स्क्वायर, ये याद मत करने लग जाना, ये बस सिंप्लीफिकेशन है, माइनस आर ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा जे कैप, ठीक है, प्लस आर अल्फा कॉस थीटा जे कैप, ठीक है, आ गया मेरे पास, जवाब आ गया, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ ना, चीजें कुछ सिमिलर सिमिलर दिख रही हैं, आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, आर अल्फा ये दिख रहा है, तो हमने कहा चलो इसको थोड़ा सा ऑर्डर में बना देते हैं, एक्सीलरेशन वेक्टर इज, ठीक है, माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉमन लिया, कॉस थीटा इसके साथ क्या है, आई कैप है, प्लस साइन थीटा जे कैप है, साइन थीटा जे कैप है, ठीक है। अब इसमें देखो आर अल्फा कॉमन आ रहा है, तो प्लस में आर अल्फा कॉमन लिया, तो यहां पे माइनस साइन थीटा आई कैप, क्योंकि पहले आई कैप वाला लिखते हैं हम लोग, स्टैंडर्ड बना दिया है हमने, प्लस कॉस थीटा जे कैप, एंड ये लो आपका एक्सीलरेशन वेक्टर भी आ गया। नीड पूरी करी, क्या कुछ नहीं खोज सकते हैं हम, और इसी के साथ नई नीड्स के साथ नए नए तोहफे भी आते हैं, वो तोहफे अब देखते हैं, ठीक है। तो अब हम अपनी फाइनल डेटा को एक जगह लिखते हैं, वेलोसिटी वेक्टर कहां है, ये रहा, तो बाकी चीजें मैं मिटा देता हूं, एक्सीलरेशन वेक्टर मैंने यहां लिख रखा है, मिटा देता हूं, ठीक है। अगर आपको देखना है तो वीडियो को बैक करके देख लेना, ठीक है, ये रहा, एक बार साफ सुथरा यहां पे लिख लेते हैं, ठीक है, पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज, ठीक है, आर कॉस थीटा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आई कैप प्लस आर साइन, ठीक है, थीटा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम जे कैप, ठीक है, ऐसे है। और यहाँ पे थीटा जो है मैं ऐसे लिख देता हूँ, थीटा इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ओमेगा इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, अल्फा इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ये सब है, ठीक है। तो अब मैं स्टैंडर्ड जैसा हमारी बुक्स में लिखा है वैसे लिखता हूँ, बट बुक में भी रिप्रेजेंटेशन वही है, आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप। सर्कुलर पाथ के लिए आपकी पोजीशन ऐसे डिफाइन होगी, जिसमें थीटा टाइम के साथ रिलेटेड है, और वो हम देंगे तो मोशन हम गाइड कर रहे हैं, कॉस को पकड़ लेंगे तो इंटीग्रेशन करके यहां पहुंच सकते हैं। चलो, पोजीशन एज अ टाइम वेक्टर हमें पता चल गया, वेलोसिटी एज अ टाइम वेक्टर क्या है मेरे पास, ठीक है, ये रहा आर ओमेगा, ठीक है। अब इसमें देखो तो मैं आर कॉमन ले सकता हूं, ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं, इसको वैसे करता हूं, कॉमन लिख के लिखता हूं, कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें से मैं आर ओमेगा कॉमन ले लेता हूं, और देखो क्या आता है, आर ओमेगा माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप, ये रहा मेरे पास वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। और देखो ये क्या है, एक्चुअली में देखा जाए, इतनी तो हम मैच्योर हो गए हैं कि देख के बता सकते हैं कि इसको छोड़ दो, ये तो स्केलर की तरह हो गया, लेकिन अब देखो आई कैप जे कैप वाला जो पार्ट है, ये एक उसकी तरह काम कर रहे हैं, कहा किसकी तरह काम कर रहे हैं, यूनिट वेक्टर की तरह। कैसे, क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, हम इतना पढ़ते हुए आए हैं तो ये चीज तो देख के ही बता सकते हैं, नहीं भी पता चल रहा तो कोई बात नहीं, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा, तो वैसे भी सॉल्व करके भी पता लगा सकते हैं और देख के भी पता चल रहा है। सिमिलरली एक्सीलरेशन वेक्टर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है, कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, ठीक है। फिर यहां पे है प्लस में आर अल्फा माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप, ठीक है, और यहां पे माइनस है, ओके। हाँ, आप चाहो तो 2 मिनट का पॉज भी ले सकते हो, ठीक है, मुझे पता है वीडियो लंबी हो गई है, बट कुछ सिखाने के लिए थोड़ा बहुत लंबा तो चलता ही है, ठीक है। जरा ध्यान से देखो, हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है उसे डेटा बताया जा सकता है, और इस इंफॉर्मेशन को लिखने के साथ लिखता क्यों है इंसान, क्योंकि नेचर कुछ दिखाता है, तो यहां कुछ देखने को मिल रहा है कि यार पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम की जो डायरेक्शन है ना, ये वेक्टर क्या बताता है, डायरेक्शन भी तो बताता है, और इसको देखो और इसको देखो, एक्सीलरेशन के सिर्फ इस पार्ट को देखो, कॉस थीटा आई कैप साइन थीटा जे कैप सेम डायरेक्शन में है, ठीक है, और जरा इस वेलोसिटी के इस वेक्टर को देखो, ठीक है, और इसको देखो, ये दोनों भी सेम डायरेक्शन में है, यानी कि टाइम पे, किसी पर्टिकुलर टाइम पे वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा, एक्सीलरेशन का एक कंपोनेंट उस दिशा में भी है, ठीक है, और पोजीशन की जो डायरेक्शन एक्सीलरेशन का एक कंपोनेंट उस दिशा में भी है,
तो फिर इंसान के मन में क्या जिज्ञासा नहीं जागेगी कि आखिर ये वो कौन से डायरेक्शन है, क्योंकि भैया ये डायरेक्शन तो समय के साथ बदलेंगे। ध्यान से समझना, सोचने की मैच्योरिटी को बढ़ा के रखो कि समय के साथ तो ये दिशाएं बदलेंगी। तो ये ऐसी कौन सी खास दिशा है कि भैया एक्सीलरेशन का एक कंपोनेंट और पोजीशन का एक कंपोनेंट हमेशा एक ही डायरेक्शन में रहेगा और वो समय के साथ बदलेगा, तो कोई ना कोई तो यूनिक डायरेक्शन होगा ही है। ठीक है, सिमिलरली ये भी होगा। और मजेदार बात क्या है, ये सारे के सारे का मैग्नीट्यूड सिर्फ और सिर्फ इनका देखें तो ये यूनिट वेक्टर निकल कर आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? यूनिट वेक्टर निकल कर आ रहे हैं। सो अब सर्कल के अंदर हमारा अगला काम है इनको खोजना। क्या करना? खोजना, जिसमें कि इनका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? 1, और इनकी डायरेक्शन पता लगानी है। ठीक है, अब खोजे कैसे? भैया नेचर में हमें खोजना है और डेटा हमारे पास है, थीटा एंगल के साथ जुड़ा हुआ है। थीटा एंगल पे चलते हैं, तो थीटा एंगल पे एक रेडियस को देखते हैं। ये रहा थीटा एंगल। थीटा एंगल पर एक यूनिट वेक्टर को देखा जाए, हमें नहीं पता वही होगा, देखते हैं। तो थीटा एंगल पर यूनिट वेक्टर कैसे बनाऊंगा मैं काम करता हूं, इस पॉइंट पे एक 1 मीटर की, जस्ट रेफरेंस के लिए मैं लंबा बना रहा हूं, बट ऐसे मान लो 1 मीटर की लेंथ ले ली, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या है? यूनिट 1 सेंटीमीटर मिलीमीटर, जो भी हम रेफरेंस के लेंगे वही होगा, बट 1 यूनिट की लेंथ बोल देता हूं, मीटर सेंटीमीटर नहीं लगाता। 1 यूनिट की मैंने एक लेंथ ले ली। ठीक है, अब इसके कंपोनेंट को देखता हूं, एक्स कंपोनेंट क्या होगा और वाई कंपोनेंट क्या होगा। तो यार ये एंगल भी तो थीटा ही होगा। 1 कॉस थीटा यानी कि कॉस थीटा, 1 साइन थीटा यानी कि साइन थीटा। कॉस थीटा, अगर मैं इस 1 को एक्स और वाई में लिखूं तो वो क्या आएगा? दिस वेक्टर मान लेते हैं ए वेक्टर है। ठीक है, ए कैप है, ए कैप है अगर, तो ये तो आ रहा है कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, और ये यूनिट वेक्टर है। मजेदार बात, कोई भी थीटा ले लो, थीटा ये ले लो, ठीक है, थीटा ये ले लो, 1 यूनिट यहीं रहेगा, कॉस थीटा अपने आप चेंज, साइन थीटा अपने आप चेंज। यानी कि ये एक स्पेशल डायरेक्शन है अगर सर्कुलर मोशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, रेडियल डायरेक्शन। जो रेडियस की डायरेक्शन है ना, उस पर्टिकुलर थीटा पर रेडियस की डायरेक्शन तो थीटा के साथ जुड़ी हुई है, वही डायरेक्शन है। यानी कि ये जो वेक्टर है ये यहां पर इतना यूनिक क्यों है? क्योंकि हमने तो अपनी जानकारी के अनुसार खोज लिया और उसके साथ एक मजेदार चीज निकल कर आई कि भैया पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ऑब्वियसली अब लॉजिकली भी देखा जाए तो कनेक्ट हो रही है बातें। अगर आपकी पोजीशन ये है तो जिस डायरेक्शन में रेडियस है वही तो आपका एंगल है, तो ये तो रेडियल डायरेक्शन में पॉइंट आउट करेगा ना। तो ये क्या है? रेडियल यूनिट वेक्टर। अब ऑब्वियसली है तो उसको वही बोलना चाहिए ना। ठीक है, तो मैं इस यूनिट वेक्टर को, ए वेक्टर जो लिखा था ना, इसको आर कैप से रिप्रेजेंट करता हूं, यानी कि रेडियल डायरेक्शन से। ठीक है, तो इट मींस एक और डिस्कवरी, सर्कुलर मोशन में आर कैप होगा कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। यानी कि जहां पर जब भी ये यूनिट वेक्टर दिखे तो इसका मतलब बेसिकली वो रेडियल डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, उस थीटा पे जो रेडियस है उस वाली डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वो हो गया आर कैप, यानी कि पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम वेक्टर इज मैं लिख सकता हूं आर कैप। आर कैप मतलब ये। ओके, अब देखते हैं इस डायरेक्शन को, देखते हैं। हमारे दिमाग में आया कि यार ये डायरेक्शन कौन सी खासियत हो सकती है, हमें क्या पता कौन सी डायरेक्शन है। अब यहाँ माइनस साइन थीटा है और प्लस कॉस थीटा है। ठीक है, माइनस साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा। ओके, तो एक काम करते हैं, खोजते कैसे हैं? रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं। माइनस साइन थीटा है, हम तो भैया खोज करता है ना, हमें काम करते हैं, ये देखो ये थीटा के साथ ये रहा, किसी भी थीटा पे देखना, हम इसी थीटा पे देखते हैं। साइन थीटा की जो लेंथ है ना, ठीक है, अगर मैं इस पॉइंट से देखूं तो जितनी लेंथ इसकी है उतनी लेंथ में माइनस में बना लेता हूं। ये रहा माइनस साइन थीटा, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी? माइनस साइन थीटा। और जितनी कॉस थीटा की लेंथ है उतनी मैं वाई डायरेक्शन में बना लेता हूं, वाई डायरेक्शन में बना लेता हूं। तो यहां पे जहां मैं पॉइंट आउट करूंगा तो वो डायरेक्शन मेरी कौन सी आएगी? ये वाली डायरेक्शन आएगी। कौन सी डायरेक्शन आएगी? ये वाली। अब इसका एंगल पता लगाना है। ठीक है, अगला काम क्या करना है? एंगल पता लगाना है। ये तो मैंने स्केल की मदद से कर लिया, क्योंकि एक्स में क्या था? माइनस साइन थीटा, तो भैया जितना साइन थीटा की लेंथ थी ना उतनी यहां बना ली, माइनस साइन थीटा। इंटेलिजेंस। ठीक है, कॉस थीटा कहां है? वाई डायरेक्शन में है, जितनी कॉस थीटा की लेंथ है उतनी वाई डायरेक्शन में बना ली, खींच दी लाइन। ठीक है, अब चलो एंगल एंगल खेलते हैं। तो अब अगर देखें तो ये एंगल अगर थीटा है, थीटा के सामने कौन सी लाइन है? साइन थीटा। थीटा के साथ कौन सी लाइन है? कॉस थीटा। तो इसका मतलब ये एंगल क्या होगा? थीटा के साथ कौन सी लेंथ है? कॉस थीटा। थीटा के सामने कौन सी लेंथ है? साइन थीटा। देखो सामने वही तो हो गया, तो ये एंगल भी तो थीटा के बराबर, क्योंकि मैंने सेम टू सेम डुप्लीकेट कॉपी बनाई है उस ट्रायंगल की। थीटा थीटा। ठीक है, ये एंगल कौन सा हो गया? थीटा थीटा हो गया। और अब अगर देखें, ठीक है, अब अगर देखें तो ये एंगल, ये जो बचा हुआ एंगल है ना, इस पर फोकस करो। ये एंगल कितना है? अब भैया ये कौन सी एक्सिस है? ये तो वाई एक्सिस है ना, तो ये बचा हुआ एंगल कितना होगा? पाई/2 माइनस थीटा। ठीक है, ये बचा हुआ एंगल कितना है? पाई/2 माइनस थीटा। तो सिमिलरली ये एंगल कितना हो जाएगा? पाई/2 माइनस थीटा। सिमिलैरिटी। ठीक है, तो भैया ये देखो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस थीटा, पाई/2 माइनस थीटा, पाई/2 माइनस थीटा, थीटा। सारे एंगल जो लिख सकते थे लिख लिया। ठीक है, अब जरा इन दोनों एंगल को देखो, ये क्या था आपका? रेडियल डायरेक्शन, और ये डायरेक्शन आपको ढूंढनी है।
जरा ये देखो, थीटा और π/2 माइनस थीटा, इन दोनों को जोड़ो तो कंप्लीट एंगल कितना आता है, π/2, क्योंकि प्लस थीटा माइनस थीटा क्या होगा, कट जाएगा, तो एंगल कितना आ गया, π/2। एंड व्हाट अ यूनिक थिंग टू डिस्कवर, ठीक है, डिस्कवरी नॉट डेरिवेशन, डिस्कवरी कि यार ये एंगल जो है एक्चुअली में इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर है, इस डायरेक्शन का, जो कि रेडियल डायरेक्शन के 90 डिग्री पर है। कहां है, 90 डिग्री पर है। और छोटी क्लासेस में रेडियस के परपेंडिकुलर जो लाइन होती है वो कौन सी लाइन होती है, टेंजेंट लाइन होती है। तो ये कौन सी डायरेक्शन है, टेंजेंशियल डायरेक्शन है। कौन सी डायरेक्शन है, टेंजेंशियल डायरेक्शन है। क्यों ढूंढ रहे थे, क्योंकि देखने को मिल रही है सिमिलैरिटी, कुछ खास होगा तभी तो कुदरत दिखा रही है ना, दिखाया तो देखने को मिला। तो ये डायरेक्शन रेडियल हो गई और ये डायरेक्शन टेंजेंशियल हो गई। इसका मतलब कि मैं अब इस चीज को आर टी कैप से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड भी 1 है, यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर को जैसे एक्स डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर को आप आई कैप से रिप्रेजेंट करते हो ना, तो सर्कल में रेडियल और टेंजेंशियल यूनिक डायरेक्शंस हैं, है कि नहीं है, यूनिक डायरेक्शंस हैं। अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे ट्रेवल कर रहा है तो एक्चुअली में उसकी उस इंस्टेंट वेलोसिटी रेडियस के परपेंडिकुलर ही होगी, ऐसी अनुभूति भी होती है और कुदरत ने गणित के माध्यम से दिखा भी दिया। तो ये देखो, ये कौन सी डायरेक्शन है, टेंजेंशियल डायरेक्शन है। तो वेलोसिटी इस मैग्नीट्यूड से किस दिशा में जा रही है, इंस्टेंट वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, टेंजेंशियल है, ठीक है। तो यहां पे फाइनली मुझे मिला कि वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम वेक्टर इज, ठीक है, आर ओमेगा आर टी कैप, कौन सी डायरेक्शन में, टेंजेंशियल डायरेक्शन में, ठीक है। और अब चलते हैं एक्सीलरेशन पे। तो एक्सीलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, कौन सी डायरेक्शन है, रेडियल डायरेक्शन, माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है, आर कैप प्लस आर अल्फा आर टेंजेंशियल कैप। क्योंकि ये देखो, ये और ये सेम है, तो ये टेंजेंशियल डायरेक्शन है, ये और ये सेम है, ये रेडियल डायरेक्शन है। यहां कुछ नया खोजने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि यहां जो लिखा है वो ऑलरेडी खोजी जा चुकी है। तो ये रहा एक्सीलरेशन। और अब बारी आती है इस चीज को फिनिश करने की और कंक्लूड करने की, आज के इस बेहतरीन से दिन को, जहां सारी चीजें, जो एक ऐसी चीज जिसमें बच्चे परेशान होते हैं, बट आज हमने हर चीज को खोज के ढूंढा है, ठीक है, हर नीड को फुलफिल किया है और सही डायरेक्शन को भी समझा है। तो यहां पर देखो, एक्सीलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम समझ आ गया है। अब अगर मैं कहूं आर कैप को मैं आज जब भी कहूंगा तो किसी भी एंगल पे मान लेते हैं ये थीटा है, ठीक है, तो आर कैप कौन सी डायरेक्शन है, ये रही। तो इसी एंगल पर आर टी क्या होगा, टेंजेंशियल डायरेक्शन, ठीक है। मान लेते हैं मेरे पास थीटा ये ना लेके मैं थीटा लेता हूं यहां पर, थीटा हमेशा प्लस एक्स एक्सिस से होगा, तो आर कैप कौन सी डायरेक्शन होगी, ये वाली, और आर टी कौन सा होगा, आर टी कैप ये डायरेक्शन होगा। समझ आ गया, क्योंकि यही चीज, मतलब ये बेसिकली इनसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ये लिख दिया तो वो अलग चीज हो गई, दोनों सेम ही है, ठीक है, दोनों सेम ही है। मैं यहाँ आर टी कैप को भी लिख देता हूं, आर टी कैप इज माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। यानी कि सर्कुलर मोशन में जब ये देखने को मिले तो वो टेंजेंशियल डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये देखने को मिले तो वो रेडियल डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और आर कैप और आर टी कैप इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि ये सब यूनिट वेक्टर हैं, मैग्नीट्यूड इनका 1 ही आना है, बाकी का पूरा मैग्नीट्यूड तो बाहर कॉमन निकल चुका है, ठीक है। आप देखो, तो एक्सीलरेशन के बारे में हमें क्या जानने को मिलता है, ठीक है, एक्सीलरेशन के बारे में खोज, अगर आप कांस्टेंट स्पीड से भी जा रहे होते ना तो भी एक्सीलरेशन में होते, कर्विलिनियर पे हमने ऑब्जर्व किया नेचर में, ठीक है। तो हम कहते हैं कि एक आदमी सर्कुलर पाथ पे कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है। अगर कोई आदमी कांस्टेंट स्पीड से जाएगा तो लॉजिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल विद रिस्पेक्ट टू थीटा भी तो कांस्टेंट ही रहेगा, यानी कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी होगा। अगर उसका एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो शून्य होगा, क्योंकि वो तो बदल ही नहीं रहा ना, वेलोसिटी कांस्टेंट है, यानी एंगुलर एक्सीलरेशन 0 होगा, ठीक है। सो एट कांस्टेंट स्पीड, ठीक है, एक्सीलरेशन वेक्टर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज, इसको देखते हैं, माइनस ओमेगा स्क्वायर आर आर कैप, बट अल्फा क्या हो जाएगा, शून्य, ठीक है, तो प्लस में शून्य आर टी कैप, तो शून्य है, शून्य मल्टीप्लाई एनीथिंग इज गायब, ठीक है, तो गायब हो गया। यानी कि देखो, एक एक्सीलरेशन सेंटर वाली डायरेक्शन में लग रहा है, जिस भी पॉइंट पर हो ना उस वक्त सेंटर की तरफ लग रहा है, जिस भी पॉइंट पर हो सेंटर की तरफ लग रहा है, जिस भी पॉइंट पे हो सेंटर की तरफ लग रहा है। सेंटर की तरफ क्यों बोला, आर कैप तो बाहर की तरफ है, यस, लेकिन आगे क्या है, माइनस है, तो ओमेगा स्क्वायर आर माइनस आर कैप, ये हो गया मैग्नीट्यूड, ये हो गई डायरेक्शन। अगर आर कैप बाहर की तरफ है तो माइनस आर कैप अंदर की तरफ है, ठीक है। अब और अगर एट वेरिएबल स्पीड, ठीक है, ये 0 नहीं होगा, तो उस केस में ये वाला जो वो है, मतलब ऐसे देखो, एक्सीलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज माइनस ओमेगा स्क्वायर आर आर कैप प्लस आर अल्फा
आर टी कैप, ठीक है। यानी कि ये एक्सीलरेशन सेंटर की डायरेक्शन में, क्योंकि माइनस लगा है, और ये एक्सीलरेशन सीधा सीधा टेंजेंशियल डायरेक्शन में, ठीक है। तो यानी कि अगर किसी बॉडी पे इस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन कितना है, ये टेंजेंशियल डायरेक्शन है, तो आर अल्फा, और इस डायरेक्शन में कितना है, एक्चुअली में माइनस है, तो मैं ये कहूंगा कि एक्सीलरेशन एक्सीलरेशन ओमेगा स्क्वायर आर सेंटर की तरफ है, तो रिजल्टेंट एक्सीलरेशन कहां है, यहां है। इसका मतलब कि बॉडी सर्कुलर पाथ पे है तो उसकी एक्सीलरेशन ये रहे, एंड अगर एक्सीलरेशन पता है तो एक्सीलरेशन का कॉस क्या होता है, फोर्स, ठीक है। तो अभी हम सीधे रास्ते बढ़ते हुए आए, पोजीशन से वेलोसिटी, वेलोसिटी से एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन पता कर लिया ना, तो इसका मतलब इस बॉडी पर टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्स क्या लग रहा होगा, आर अल्फा। इस बॉडी का मास कितना है, एम, एम, ठीक है, आर टी कैप, ठीक है। रेडियल डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा होगा, ठीक है, मास टाइम्स एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन क्या है, ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है, माइनस लगाऊंगा आर कैप। लो भैया, फोर्स भी आ गया, डायरेक्शन भी आ गया, ठीक है। अब ये फोर्स किस डायरेक्शन में है, इस फोर्स को देखो, सेंटर की तरफ है ना, और कौन से फ्रेम से देख रहे हो, रेस्ट में पड़े फ्रेम से देख रहे हो, तो ये कौन सा फोर्स है, सेंट्रिपिटल फोर्स है। कौन सा फोर्स है, सेंट्रिपिटल फोर्स है, ठीक है। तो ये हो गया आपके लिए एफ वेक्टर इज इक्वल टू माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है, आर कैप, ठीक है, प्लस एम आर अल्फा आर टी कैप। ये है टेंजेंशियल फोर्स, ये है सेंट्रिपिटल फोर्स, और अगर कांस्टेंट स्पीड पे देखा जाएगा तो ये जीरो हो जाएगा, तो उसके इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या लग रहा होगा, सिर्फ और सिर्फ सेंट्रिपिटल फोर्स लग रहा होगा। एंड रेस्ट, अब आपको चीजें समझ आ गई होंगी, ठीक है, कि ये जो एम वी स्क्वायर बाई आर होता है अनोखा फोर्स नहीं है, सिंपली फोर्स क्या होता है, मास टाइम्स एक्सीलरेशन। इस दिशा में फोर्स लग रहा है, कैसे ढूंढे, एक्सीलरेशन ढूंढ लो, मास से मल्टीप्लाई कर दो, फोर्स पता चल गया। तो भैया ये रहा फोर्स टेंजेंशियल, और ये रहा सेंट्रिपिटल फोर्स। ये क्योंकि सेंटर की डायरेक्शन में, इसलिए इसको एक नाम दे दिया, कोई अलग फोर्स नहीं है, ये फोर्स ही है, एम ए, मास टाइम्स एक्सीलरेशन ही है। बट खास बात यह है कि चाहे आप कहीं भी हो, हमेशा इसकी डायरेक्शन सेंटर की तरफ दिखती है, इसलिए कि यूनिकनेस है इसके अंदर, देखने में एक यूनिकनेस नजर आती है, तो इसलिए इसको एक नाम दे दिया, क्या, सेंट्रिपिटल फोर्स। और इस एक्सीलरेशन को नाम दे दिया ओमेगा स्क्वायर आर को सेंट्रिपिटल एक्सीलरेशन, दैट्स इट। एक नया नामकरण है और कुछ नहीं। और क्योंकि v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, तो सेंट्रिपिटल एक्सीलरेशन ए सेंट्रिपिटल क्या है, ओमेगा स्क्वायर आर है ना, तो v लगा दो, v क्या है, ओमेगा क्या है, v अपॉन में r है, तो v स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर मल्टीप्लाई r, तो ये हो गया देखो v स्क्वायर बाई r। तो यही तो है आपका सेंट्रिपिटल एक्सीलरेशन। इसके लिए हम परेशान रहते, कैसे ढूंढा, कैसे ढूंढा, कैसे ढूंढा, ऐसे ढूंढा, ठीक है। तो यहां पर आ गया ए सेंट्रिपिटल इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर बाई आर, आर कैप, ठीक है, ये चीज है। अब देखो एक और चीज मैं बता देता हूं, एस सी वर्मा सर के बुक से यदि आप इसको रिवाइज भी करोगे, पढ़ोगे भी, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। वहां पर बेसिकली क्या है, पहले इनके बारे में बता दिया है, फिर बस वही डेरिवेटिव डेरिवेटिव करके आपको बताया गया, और कुछ नहीं। जैसे हमने इस चीज को यहां पर तो खोजा, बट वहां पे आपको ऐसा जानकारी पहले बता दी गई है, ठीक है। तो प्रोसीजर एग्जैक्टली सेम है, बट वो पहले डिफाइन कर देते हैं, रेडियल डायरेक्शन ये है, टेंजेंशियल डायरेक्शन ये है, बट हमने उसको राइट वे में रखा थोड़ा, और मतलब राइट वे में तो वहां पे भी है, माफ करना, मैं बस ये कहना चाह रहा हूं कि हमने यहाँ पे राइट वे मतलब हमने डिस्कवरी के फॉर्म में रखा, वहां जानकारी के फॉर्म में है, हमने ट्राई किया कि हम डिस्कवरी के फॉर्म में खोजेंगे, ठीक है। सो जितना एक्सीलरेशन उतना फोर्स, मतलब उसमें मास मल्टीप्लाई कर दो, फोर्स पता चल गया। और आर कैप और आर टी कैप आपको क्या बता रहे हैं, डायरेक्शन बता रहे हैं। तो यहां सारे सर्कुलर मोशन की कहानी हो जाती है खत्म, सब कुछ समझ आ गया है। जैसे ही आप अपने आप को नॉन इनर्शियल फ्रेम में रख दोगे, यानी कि जो सर्कुलर बॉडी है, अभी तो आप खड़े हो, आप बॉडी को गोल गोल घूमते हुए देख रहे हो, इनर्शियल फ्रेम से देख रहे हो, बट मान लो एक बॉक्स के अंदर हो, वो बॉक्स गोल गोल घूम रहा है और आप भी उसके साथ घूम रहे हो, साथ में घूम रहे हो, तो आप किस में आ गए, नॉन इनर्शियल फ्रेम में। क्यों आ गए, क्योंकि जब आपका फ्रेम एक्सीलरेट करेगा तो उसको नॉन इनर्शियल फ्रेम बोलेंगे। सर्कल में घूमने की वजह से आप एक्सीलरेट कर रहे हो, यानी कि आपका फ्रेम आपके साथ एक्सीलरेट कर रहा है, और अगर आप एक्सीलरेट कर रहे हो तो वो नॉन इनर्शियल फ्रेम हो जाएगा, तो वहां सेंट्रिपिटल फोर्स आपको नजर नहीं आएगा, नजर नहीं आएगा तो बस उसका नाम बदल के आप कर दोगे सेंट्रीफ्यूगल। अब इसके ऊपर एक और वीडियो बनाएंगे, नेक्स्ट वीडियो इसके ऊपर ही होगी, कुछ उसमें एग्जांपल्स भी लेंगे और वहां पे सेंट्रिपिटल सेंट्रीफ्यूगल को भी देख लेंगे आसानी से। लेकिन अब आपकी बारी क्या है, जो अभी तक हमने चीजें डिस्कवर करी है ना, इसी वे में आप खुद इन चीजों को एक्सप्लोर जरूर करो एक बार, और आगे के हर एक चैप्टर को सुपर इजी बना लो, क्योंकि इन्हीं चीजों के साथ आपकी मैच्योरिटी इतनी बढ़ती जाएगी ना कि आप चीजों को सेल्फ करना स्टार्ट कर दोगे, समझना स्टार्ट कर दोगे। और आज हम पढ़ क्यों रहे हैं, अपनी आपको अपने काबिलियत देने के लिए, अपने आप को खुद पर निर्भर करने के लिए, क्योंकि जिंदगी भर हम अगर दूसरों पर निर्भर रहेंगे तो हम कामयाबी हासिल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए सेल्फ डिपेंडेंट बनने के लिए चीजों को, दिशा आपको पता है, कैसे करना है वो आपको पता है, अब आपको क्या करना है, आपको ये खुद करना है, ठीक है।
10 मिनट में फॉर्मूला याद करा के क्वेश्चन कर सकते थे, बट वो ज्यादा टाइम वेस्ट है एज कंपेयर्ड की मुझे नहीं पता भी कितने घंटे हो गए होंगे, बट एक अच्छा घंटा एक्सप्लोर कर लिया जाए ना, वो ज्यादा कम समय है, क्योंकि हमने ज्ञान हासिल किया। 1 घंटा सही से पढ़ के ज्ञानी बन गए, और 10 मिनट में फॉर्मूला रट के कुछ नहीं आता है, तो ऐसे ऐसे 10 मिनट तो मैं हजारों बार देने वाला हूँ, क्योंकि हर 2 हफ्ते में स्कूल टेस्ट लेता है हमारे, उस टेस्ट के लिए मैं हर रोज फॉर्मूला रटूंगा, पूरा साल गुजर जाएगा। ठीक है, जो लोग पास कर जाते हैं ना, उनसे आइडिया लिया करो, क्या उन्होंने 2 साल 3 साल, कई बच्चों ने 4 4 साल क्या मेहनत नहीं करी है? करी है उन्होंने मेहनत, ठीक है, लेकिन वो चीजें क्यों नहीं याद है उन्हें? इसलिए याद नहीं है क्योंकि उनको दिशा सही नहीं दिखाई गई। ठीक है, वो भटकते रह गए। रीजन, एम यहां पर है। एम साइंस होता ना अगर, तो हम ऐसे ही पढ़ते। ठीक है, अगर पढ़ाने वालों के लिए भी एम साइंस होगा ना, तो वह ऐसे ही पढ़ाएंगे, लेकिन हमारे लिए एम आईआईटी है, और वहां टिप्स एंड ट्रिक्स चला रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो आईआईटी के लिए अपने सपने मत कुचलना। ठीक है, आपके सपने आईआईटी से बड़े हैं, और आईआईटी की इतनी औकात नहीं है कि वो आपके सपने पूरे करा सकती है। वो मात्र और मात्र आपको लेवल 3 का इंप्लॉय बना सकती है, वो भी कुछ लोगों को, बट कामयाबी लेवल 4 और लेवल 5 पर है। अगर आपने साइंस ऑफ इंटेलिजेंस देखी होगी तो आप इस बात को समझ गए होंगे। ठीक है, नहीं देखी होगी तो प्लीज जरूर देखो, बहुत काम की वीडियो है वो। ठीक है, सो इस वीडियो को यहाँ पे करते हैं अंत। इट्स योर टाइम, मिलते हैं इसके पार्ट 2 में, जहां हम इसको छोटा सा एक रिवीजन करेंगे इसका। ठीक है, और फिर उसके बाद आगे कुछ सवाल देख के सबसे बढ़िया चैप्टर पे, मतलब कहते हैं ना, उस चैप्टर के बाद केमिस्ट्री पढ़ने की शुरुआत की जा सकती है, वर्क एनर्जी पावर की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।